तुम्हारा नाम क्या है, जवान आदमी, और यह किस लिए है? दूसरे कमांडर ने हुआंग फैंग की ओर देखा और पूछा। मेरा नाम हुआंग फैंग है, हुआंग फैंग ने कहा। पहले मैं एक साधारण कार्यालय कर्मचारी था। ज़ोंबी के प्रकट होने के बाद मेरे पास स्वाभाविक रूप से कोई काम नहीं था। अब मैं बस हर दिन जीना चाहता हूँ। दूसरे कमांडर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ज़ोंबी की उपस्थिति ने कई लोगों के जीवन को बदल दिया है, इसलिए हमें उन्हें खत्म करने और सभी के लिए एक शांतिपूर्ण और स्थिर सामाजिक वातावरण बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। हुआंग फैंग ने सिर हिलाया और वो देख सकता था कि दूसरा कमांडर नारे लगाने जितना सरल नहीं था, लेकिन उसने वास्तव में इसके बारे में सोचा और ऐसा किया। उसके बाद हुआंग फैंग और मार्कस कुछ देर के लिए यहाँ रुके और उन्हें बाहर भेज दिया गया। कर्नल मैनिंग उनके साथ नहीं गए, बल्कि जनरल के साथ रहे। कौन सा हुआंग फैंग आपका पहला है? हुआंग फैंग के चले जाने के बाद कमांडर 2 ने कर्नल मैनिंग से पूछा। हाँ, लंबे समय तक। जब मैं आज नियम से गश्त करने गया तो मुझे हुआंग फैंग का कफला मिला और मैंने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया, कर्नल मैनिंग ने उत्तर दिया। इसके अलावा मैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हूँ। ओह, आपका क्या मतलब है? दूसरे कमांडर ने कर्नल मैनिंग को छोड़ने का कारण यह था कि वो हुआंग फैंग में रुचि रखता था, इसलिए उन्होंने कर्नल मैनिंग के माध्यम से इसके बारे में जानना चाहा। अप्रत्याशित रूप से दूसरे पक्ष को सचमुच कुछ पता लग रहा था। इतना ही, तब कर्नल मैनिंग ने अग्रिम पंक्ति की स्थिति में हुआंग फैंग के प्रदर्शन के बारे में बात की। उनके शब्दों में यह देखना मुश्किल नहीं था कि वो हुआंग फैंग की भी बहुत प्रशंसा करते थे। क्या वो सचमुच इतना मजबूत है? हुआंग फैंग और मार्कस के साथ आए जनरल ने अविश्वसनीय ढंग से पूछा। यह मैंने जो कहा उससे बेहतर ही होगा। मैं देख सकता हूं कि हालांकि वो अंत में थक गया था, फिर भी वो सीमा तक नहीं पहुंचा और उसने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई, कर्नल मैनिंग ने कहा। दूसरे कमांडर ने सिर हिलाया। वो हुआंग फैंग के बारे में उत्सुक था। अब कर्नल मैनिंग की बातें सुनने के बाद उनकी दिलचस्पी और बढ़ गई। आपका विचार अच्छा है। अब इंसानों को हीरो की जरूरत है, बिल्कुल फिल्म की तरह। हुआंग फैंग में जाहिर तौर पर ऐसा इंसान बनने की क्षमता है। कमांडर 2 ये भी जानता है कि जीवन के अंत के 2 साल से अधिक समय से हालांकि मनुष्य प्रयास कर रहे हैं, फिर भी उन्हें ज़ोंबी वायरस को हल करने का कोई रास्ता नहीं मिला है। ऐसा काला और निराशाजनक दिन लोगों की नसों को पीड़ा पहुंचा सकता है। कई लोगों ने आत्महत्या कर ली है क्योंकि वे ऐसा जीवन बर्दाश्त नहीं कर सकते और उन्हें लगता है कि जीने की कोई उम्मीद नहीं है। इसके अलावा कोई आशा नहीं है। कष्ट सहने से मर जाना बेहतर है। तो इस समय मानव तंत्रिका बहुत तंग है। यदि इस समय कोई स्तरीय नायक लोगों को आशा देने के लिए प्रकट होता है तो लोगों को लड़ाई जारी रखने और दृढ़ रहने की प्रेरणा मिलेगी। इस तरह आप हुआंग फैंग से संपर्क करने वाले पहले व्यक्ति हैं। उससे अधिक संपर्क करना जारी रखें और उसे और अधिक समझें। फिर उसके लिए अग्रिम पंक्ति में जाने और जनता के सामने अपना चेहरा लीक करने के लिए कई अवसरों की व्यवस्था करें। मैं करूंगा प्रचार के प्रभारी व्यक्ति को उसके मामलों को प्रचारित करने की व्यवस्था करें। दूसरे सेनापति ने सोचा और कहा। हाँ, लंबा। जैसे ही कर्नल मैनिंग ने यह सुना, उन्हें पता चल गया कि कर्नल मैनिंग उनके प्रस्ताव से सहमत है। वो वास्तव में हुआंग फैंग का एक विशिष्ट उदाहरण स्थापित करना चाहता था। कर्नल मैनिंग ईर्ष्यालु थे, लेकिन वे ईर्ष्यालु नहीं थे। हुआंग फैंग में ऐसी क्षमता थी। उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा। हुआंग फैंग भी इस तरह के उपचार के योग्य थे। एक तरह से हुआंग फैंग अभी भी उनकी मदद कर रहे थे। कर्नल मैनिंग के चले जाने के बाद जनरल ने दूसरे कमांडर को बताया कि आज की बैठक में क्या चर्चा हुई, जिसमें यह संदेह भी शामिल था कि अम्ब्रेला मैन ने ज़ोंबी वायरस विकसित किया था और जांच के लिए एक लड़ाकू टीम भेजने का निर्णय लिया। ठीक है, मैं आपके निर्णय से सहमत हूँ। इस मामले को जल्द से जल्द संभाला जाना चाहिए। ज़ोंबी वायरस विस्फोट का कारण खोजा जाना चाहिए। अन्यथा भले ही डॉक्टर फिलिप्स ने एक विशेष दवा विकसित की हो, ऐसा मामला फिर से जन्म लेगा। हमें इसे स्रोत से ही हल करना होगा, दूसरे कमांडर ने कहा। नेता की सहमति से जनरल ने देर नहीं की। वापस जाने के बाद उन्होंने छाता कंपनी के व्यवसाय की जांच करने के लिए गांव के शहर जाने के लिए एक लड़ाकू दल की व्यवस्था की। हालांकि यह गांव के शहर से हजारों किलोमीटर दूर है। अगर वो हवाई जहाज से वहां जाता है तो वह आज रात वहां जा सकता है। समय उसका इंतजार नहीं कर रहा है। वे भी जल्द से जल्द इस मामले की वजह का पता लगाना चाहते हैं। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1058 मेरे पीछे आओ। हुआंग फैंग और मार्कस स्वाभाविक रूप से नहीं जानते कि उनके जाने के बाद क्या हुआ। आखिरकार, हालांकि हुआंग फैंग के कौशल ने दूसरे कमांडर की जिज्ञासा जगा दी है, दूसरा पक्ष हुआंग फैंग को नहीं जानता है, इसलिए उसे बहुत सारी गोपनीय बातें बताना असंभव है। बेशक हुआंग फैंग को इसकी ज्यादा परवाह नहीं है। वो दुनिया में प्रसिद्धि और लाभ कमाने के लिए नहीं, केवल पैसा कमाने के लिए आया था। हालांकि पिछले अनुभव के कारण हुआंग फैंग भी जानते हैं कि एक विश्वसनीय बैकअप ढूंढना महत्वपूर्ण है। हालांकि ये दुनिया का अंत है, हुआंग फैंग जानता है कि वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकना कठिन है। सौभाग्य से उसने पहले ऐसा करने की योजना नहीं बनाई थी। हालांकि पहाड़ों और सशस्त्र बलों पर भरोसा करने के महत्व को हुआंग फैंग ने लंबे समय से समझा है कि उन्हें अपनी सेना स्थापित करनी होगी। स्टोरेज बॉक्स की शुरुआत के कारण हुआंग फैंग को पता था कि यू डिस्क में जानकारी संभवतः डॉक्टर फिलिप्स को ज़ोंबी वायरस का विरोध करने के लिए एक दवा विकसित करने में मदद करेगी, यानी एक स्थिर सामाजिक व्यवस्था फिर से स्थापित होगी, और उस समय तक जब उसने पैसा कमाना शुरू कर दिया था। इससे पहले हुआंग फैंग को पहले से तैयार रहना होगा। केवल इसी तरह से वो दूसरों की तुलना में तेजी से कदम बढ़ा सकता है। अब दुनिया का अंत है और हर जगह खतरे हैं, हालांकि साथ ही अवसर भी है। ज़ोंबी के कारण बड़ी संख्या में बुनियादी ढांचा नष्ट हो गया है और पूरा समाज अस्त व्यस्त हो गया है। तो भले ही ज़ोंबी समस्या हल हो गई हो, उन बुजुर्गों को भारी नए निर्माण की समस्या का सामना करना पड़ेगा और पूरे समाज का पुनर्निर्माण किया जाएगा। अवसर क्या है? भले ही हुआंग फैंग को व्यवसाय के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वो इसे समझ सकते हैं। यदि आप आगे की योजना बनाते हैं तो आपके पास पर्याप्त धन होना चाहिए। हुआंग फैंग पहले भी ऐसा करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसके अलावा ये बल की गारंटी है।
यदि आपका व्यावसायिक साम्राज्य बहुत मजबूत है तो यह निश्चित रूप से अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा। इसे अन्य स्थानों पर भी सत्यापित किया गया है। इस समय फोर्स की गारंटी चाहिए। ज़ॉम्बीज़ की दुनिया में हर जगह प्राकृतिक योद्धा हैं। जब तक वे उनमें से कुछ को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, वे उनके अपने हाथों में तलवारें होंगी, एक तेज तलवार जो सभी दुश्मनों को हरा सकती है। बेशक जब ज़ोंबी की समस्या हल हो जाएगी तो व्यवस्था और कानून वाली दुनिया होगी। इसलिए सभी समस्याओं का समाधान बलपूर्वक नहीं किया जा सकता। हुआंग फैंग की अपनी शक्ति है। इसलिए जब हुआंग फैंग ने भूमिगत इमारत छोड़ी तो वो इन समस्याओं के बारे में सोच रहा था। इन समस्याओं को हल करके ही वो दुनिया की तैनाती को पूरा कर सकता है और समय और स्थान की उसकी यात्रा व्यर्थ नहीं होगी। हुआंग फैंग वो अभी दूसरा प्रमुख था। मैं इसे पहले केवल टीवी पर देख सकता था। अप्रत्याशित रूप से मैंने आज एक वास्तविक व्यक्ति को देखा। मैं वास्तव में उत्साहित हूँ। इस समय हुआंग फैंग के बगल में चलते हुए मार्कस ने उत्साह से हुआंग फैंग से कहा। मार्कस पहले थोड़ा उत्साहित था, लेकिन वो ये भी जानता था कि करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है और उसे उस स्थिति में स्थिर रहना था। इसलिए उसने खुद को इसे सहन करने के लिए मजबूर किया और अब वो वहां से चला गया। आखिरकार वो इसकी मदद नहीं कर सका। इतने आशाहीन मत बनो, अब दुनिया का अंत है। तुम कितने अलग हो सकते हो, हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए उससे कहा। तो फिर ज़ोंबी की समस्या कैसे हल हो सकती है? मैं हमेशा यही मानता हूँ। आपसे मिलने के बाद मैं और अधिक आश्वस्त हो जाऊंगा, मार्कस ने कहा। यह आप हैं, हुआंग फैंग। क्या आपके पास कोई उपहार है? ऐसा लगता है कि दूसरा कमांडर आप में बहुत रुचि रखता है। क्या ये है? मैंने इसे नहीं देखा, हुआंग फैंग ने कहा। वास्तव में उन्होंने भी इसे महसूस किया था, लेकिन उन्होंने इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा। इसलिए उन्होंने कहा, वैसे अगर ज़ोंबी वास्तव में हल हो गया है, आपने कहा, आप भविष्य में क्या करने जा रहे हैं? तुम क्या कर रहे हो? मुझे नहीं पता। मार्कस ने थोड़ा भ्रमित होकर अपना सिर हिलाया और कहा, ज़ोंबी वायरस के विस्फोट से पहले मैं सिर्फ एक साधारण व्यक्ति था। ज़ोंबी के प्रकट होने के बाद सब कुछ बदल गया। मैं बस जीना चाहता था। हर दिन मैं लगभग कई बार मर गया। मुझे भविष्य के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं हुई। कौन जानता है कि मैं कल तक जीवित रह पाऊंगा या नहीं। अगर ज़ोंबी वायरस की समस्या हल हो गई है तो आपको मेरा अनुसरण करना कैसा रहेगा? हुआंग फैंग ने अचानक कहा। तुम्हारे पीछे आओ। तुम क्या कर रहे हो? मार्कस ने पूछा। ठीक है, मैं एक कंपनी स्थापित करने और कुछ व्यवसाय करने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे सुरक्षा विभाग के प्रमुख बने, हुआंग फैंग ने कहा। वास्तव में हुआंग फैंग इस मामले के बारे में सोच रहे थे। संपर्क की इस अवधि के बाद हुआंग फैंग ने दिखाया कि यह मार्कस अभी भी बहुत अच्छा और भरोसेमंद है। उसे यकीन है कि भविष्य में उसकी अपनी कंपनी होगी और कंपनी को एक गुलाम द्वारा नियंत्रित किया जाएगा जो पर्दे के पीछे रहेगा और दूर से कमान करेगा। सुरक्षा की दृष्टि से हुआंग फैंग मूल रूप से इसे एक गुलाम लीलाई को देना चाहते थे। हालांकि बाद में इसके बारे में सोचना अभी भी उचित नहीं है। एक बार जब हमारी कंपनी बड़ी हो जाएगी तो वह निश्चित रूप से कई पहलुओं पर ध्यान देगी। उस समय यदि हमारे वरिष्ठ प्रबंधन सभी अज्ञात लोग होंगे तो बहुत परेशानी होगी। इसके अलावा हुआंग फैंग को अपनी कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन में कुछ आदिवासियों को भी रखने की जरूरत है। इस तरह वो कंपनी की प्रदर्शनी में बेहतर मदद कर सकते हैं। जहां तक इस डर की बात है कि मार्कस अपनी ही समस्याओं के साथ विश्वासघात करेगा तो हुआंग फैंग को निश्चित रूप से इसका समर्थन मिलेगा। इसलिए उसे बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुरक्षा प्रमुख, क्या मैं ये कर सकता हूँ? मार्कस ने कुछ संकोच के साथ कहा। बिल्कुल, हुआंग फैंग ने कहा। आप पहले एक टीम के कमांडर थे। आप सुरक्षा प्रमुख बनने के लिए काफी हैं। आपके पास वो क्षमता है। ठीक है, मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। वैसे भी मैं पूरे रास्ते तुम्हारा पीछा करता रहा हूँ, मार्कस ने कहा। क्या अब आप इसके बारे में नहीं सोचते? हुआंग फैंग ने पूछा। नहीं, मुझे आप पर विश्वास है, मार्कस ने कहा। इस अवधि के बाद मार्कस पूजा की हद तक भी हुआंग फैंग की प्रशंसा करता है। हुआंग फैंग उसकी नजरों में एक आदर्श है और कई बार हुआंग फैंग ने उसे ज़ोंबी के पंजे से बचाया था। इसलिए हुआंग फैंग के पास उसके लिए एक मोक्ष है और वो सोच रहा है कि हुआंग फैंग को कैसे चुकाया जाए। अब हुआंग फैंग उसका अनुसरण करना चाहता है। वो बहुत अच्छा है। ठीक है, मेरा विश्वास करो, हम भविष्य में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग होंगे। हुआंग फैंग ने मार्कस को कंधे पर थपथपाया और वादा किया। ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है। मैं हमेशा तुम पर विश्वास करता हूँ। मार्कस ने कहा कि अगर अन्य लोग ऐसा कहते हैं तो वो इस तरह के अहंकार पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन हुआंग फैंग ने जो कहा उस पर उन्हें कोई संदेह नहीं है। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1059 प्रयोग। अच्छा, हुआंग फैंग ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और फिर मार्कस से कहा, ठीक है, अब हमें भविष्य के लिए तैयारी करनी होगी। मुझे क्या करना चाहिए? मार्कस ने सीधे पूछा। इस अवधि में आप शिविर में बचे हुए मनुष्यों के साथ अधिक संपर्क रखते हैं, उनके कौशल और आचरण को समझते हैं, कुछ लोगों को दोस्त बनाने के लायक पाते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं और जब लाशों का सफाया हो जाता है तो हमारी कंपनी स्थापित होती है। हम इन लोगों को कंपनी में भर्ती करेंगे और उन्हें आपके लोगों का पहला समूह बनने देंगे। आपको पता होना चाहिए कि ये लोग प्राकृतिक सैनिक हैं जो ताकत और मानसिकता के मामले में बहुत मजबूत हो सकते हैं। ठीक है, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। मार्कस ने सहमति में सिर हिलाया। ये सच है कि प्रतिभाएं ही ऐसे अंत में जीवित रह सकती है। अब उसे जो करना है वो इन लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाना है और भविष्य में उन्हें कंपनी में भर्ती करना है। ठीक है, चलो वापस चलते हैं। इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ सरल चालें सिखाऊंगा। यदि आपके पास समय है तो आप और अधिक अभ्यास कर सकते हैं, हुआंग फैंग ने कहा। सच में, ये बहुत अच्छा है। मैं लंबे समय से अभ्यास करना चाहता था। मार्कस को ये कहते हुए खुशी हो रही है कि वह इस युगांत विज्ञान में जीवित रह सकता है, अपनी चतुराई के साथ साथ शूटिंग कौशल और निश्चित रूप से कुछ भाग्य कौशल पर भरोसा करते हुए। इतना अच्छा नहीं है। हुआंग फैंग के कौशल को देखने के बाद मार्कस ने स्वाभाविक रूप से उसकी बहुत प्रशंसा की और उससे ईर्ष्या की। उसने सोचा कि अगर वह हुआंग फैंग से सीख सकता है, भले ही वो हुआंग फैंग के स्तर तक नहीं पहुंच सका, कम से कम उसके पास कई सामान्य लोग होंगे।
हुआंग फेंग ने मार्कस को भी धोखा नहीं दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो स्टोरेज बॉक्स की स्टोर से दुनिया के लिए उपयुक्त चालों की पुस्तक का आदान प्रदान करने के लिए कुछ पैसे खर्च करने जा रहा है। इस दुनिया में सेना के पास भी कुछ मार्शल आर्ट है और लोगों के पास भी कुछ असली और नकली कौशल है। हालांकि हुआंग फेंग उन चीजों को नहीं देख सकते हैं, वो उन्हें प्राप्त करना चाहता है। बॉक्स में आप एक ऐसी चाल का आदान प्रदान कर सकते हैं जो इन सभी कौशलों से बेहतर है। फिर आप इसे कंपनी के मार्कस जैसे सुरक्षा कर्मियों से सीखने के लिए रख सकते हैं ताकि उनकी ताकत में सुधार हो सके। अब जब सुरक्षा मामलों पर नजर है तो हुआंग फेंग को इस बात पर विचार करना चाहिए कि अपनी सेना से दोस्ती कैसे की जाए। जाहिर तौर पर कर्नल मैनिंग एक अच्छा विकल्प है। अब भी दोनों पक्षों के बीच रिश्ते अच्छे हैं। हालांकि यह मामला बहुत जरूरी नहीं होना चाहिए, बस धीरे धीरे आना चाहिए। जब हुआंग फेंग और मार्कस शिविर में लौटे तो कई लोगों ने उनका स्वागत किया। इससे पहले हुआंग फेंग का प्रदर्शन कई लोगों ने देखा था। हुआंग फेंग ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कई लोगों को बचाया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उनका स्वागत किया गया। इस फाउंडेशन के साथ हुआंग फेंग और मार्कस का मानना था कि वे इन लोगों के साथ रिश्ता लड़ना चाहते थे। ये बहुत कठिन नहीं है। ये सच है कि ये दुनिया का अंत है। पैसा और रुतबा इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत ताकत को अधिक महत्व दिया जाता है। हुआंग फेंग के पास जाहिर तौर पर ऐसी ताकत है। उनकी शक्ति अद्भुत है और उनकी पूजा करने वालों की कमी नहीं होगी। जब हुआंग फेंग और अन्य लोग शिविर में आराम कर रहे थे तो सैन्य शिविर की लड़ाकू टीम, जो कुलीन सैनिकों से बनी थी, पहले ही विमान में सवार हो गई थी और गांव के शहर चली गई थी। इसके अलावा शाम को वे वहां आसानी से पहुंच गए। इस समय गांव के अम्ब्रेला कंपनी के अनुसंधान संस्थान में कई लोग हैं। अम्ब्रेला कंपनी के लगभग सभी नेता आ चुके हैं। हालांकि दृश्य का नायक वे नहीं बल्कि डॉक्टर जिम है। आप कैसे हैं डॉक्टर जिम? प्रयोग कब शुरू होगा? सूट पहने पूर्व मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति फिर से प्रकट हुआ। वो अम्ब्रेला कंपनी का बॉस BRVO था, जो शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई देता था। हालांकि जो लोग वास्तव में उससे परिचित हैं वे जानते हैं कि वो महत्वाकांक्षी और पागल है। वो यहाँ तक सोचता है कि मानव विकास की डिग्री बहुत धीमी है, इसलिए वो मानव जीन में कुछ सुधार करना चाहता है और सभी पहलुओं में मानव के प्रदर्शन में सुधार करना चाहता है। डॉक्टर जिम उनके सहायक है। हालांकि प्रोफेसर जिम यह विकसित कर रहे हैं कि मानव जीन में सुधार की प्रक्रिया में अनजाने में एक और दवा विकसित की गई थी और ये दवा भी लीक हो गई थी और लीक हुई दवा ज़ोंबी वायरस ही थी। हालांकि ऐसी दुर्घटना के बावजूद ब्रावो ने आनुवंशिक एजेंटों पर शोध नहीं छोड़ा। पिछले 2 वर्षों से वो जिम की प्रयोगशाला में ये शोध कर रहे हैं और आज शोध के परिणाम अंततः आ गए हैं। इसलिए ब्रावो उत्साहित और उत्तेजित था और अब वो अपने आप में काम रहा था, किसी भी समय शुरू करने के लिए तैयार, जिम ने कहा। हालांकि इस समय वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्होंने जीन में सुधार के लिए दवाएं विकसित करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई या इसमें रुचि भी नहीं दिखाई। हालांकि ज़ोंबी वायरस के लीक हो जाने के कारण उन्हें गहरी आत्मग्लानि हुई। हालांकि यह उनके द्वारा लीक नहीं किया गया था, लेकिन आखिरकार यह उनसे संबंधित था। वो इसे जाने नहीं दे सका। इसलिए हाल के समय में आनुवंशिक एजेंटों का अध्ययन करने के अलावा वो उन एजेंटों का भी अध्ययन कर रहे हैं जो ज़ोंबी वायरस का विरोध कर सकते हैं। सौभाग्य से उसके पास उस वायरस का प्रारंभिक डेटा है, इसलिए संबंधित प्रतिरोध एजेंटों का अध्ययन करना अपेक्षाकृत सरल है और वो पहले से ही इस पर नजर रख चुका है। ठीक है, चलो जल्दी से शुरू करें, मैं इसके लिए इंतजार नहीं कर सकता, बुलबुल ने कहा। जिम ने सिर हिलाया और फिर एक सहायक ने अंदर धकेल दिया। वो आदमी चालू कार पर लेटा हुआ था। उसके हाथ और पैर ठीक थे, लेकिन पूरा आदमी अभी भी जाग रहा था। फिर जिम ने एक सिरिंज निकाली, तरल पदार्थ को उस आदमी के शरीर में इंजेक्ट किया और फिर वो धीरे धीरे उस आदमी के पास से चला गया। कमरे में मौजूद सभी लोगों ने अपनी सांसें रोक ली और उस आदमी की प्रतिक्रिया को ध्यान से देखा। दवा का इंजेक्शन लगाने के बाद शुरुआत में वो व्यक्ति शांत था, फिर उसका शरीर थोड़ा लाल होने लगा। उसके बाद लाल रंग और अधिक स्पष्ट हो गया और तेजी से पूरे शरीर पर फैल गया। गर्जन! वो आदमी दहाड़ा, फिर वो भेड़ियों से अलग हो गया और जोर से दहाड़ा। उसके मुंह की आवाज इंसानों जैसी नहीं बल्कि जानवरों जैसी थी। चलो तैयार, ज़ोंबी को अंदर रखो, ब्रावो ने जोर से कहा। इस समय वे कमरे के बाहर तक पहुंच गए हैं, लेकिन कमरा पारदर्शी है, इसलिए वे अंदर की सारी स्थिति देख सकते हैं। ब्रावो के बोलने के बाद कई स्टाफ सदस्यों ने एक विशाल पिंजरे को कमरे में धकेल दिया। पिंजरे का ताला खोला और जल्दी से बाहर भाग गए। कुछ लोग धीरे धीरे भागे और बाहर आ रहे ज़ोंबीज ने उन्हें पकड़ लिया। फिर ब्रावो और अन्य लोगों के सामने उन्होंने उस आदमी का सिर जिंदा काट लिया। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1060 डॉक्टर जिम की मृत्यु। किसी को आमने सामने मारते हुए देखकर घटनास्थल पर मौजूद सभी लोग बिना किसी दया के अगले जीवन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसके लिए बहुत उत्सुक हैं। ज़ोंबी वायरस मूल रूप से अम्ब्रेला कंपनी से फैला था, इसलिए यहाँ वे ज़ोंबी वायरस की औषधि बनाना जारी रख सकते हैं। इसलिए ज़ोंबी को विकसित करना बहुत मुश्किल नहीं है और उनके सामने छोड़ा गया ज़ोंबी स्तर 5 का एक ज़ोंबी है जिसे उन्होंने स्वयं विकसित किया है। जब ज़ोंबी ने बदकिस्मत अंडे का सिर काट लिया तो उसने दूसरे व्यक्ति के शरीर को छोड़ दिया और कमरे में एकमात्र जीवित व्यक्ति को देखा, यानी जिसे अभी अभी दवा का इंजेक्शन लगाया गया था। नंबर 1, आगे बढ़ो, उसे चोदो। ब्रावो ने कमरे में उस आदमी को बुलाया जिसे अभी अभी इंजेक्शन लगाया गया था। अगले सेकंड में वो आदमी जो अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था अचानक ज़ोंबी के पास भागा। 5वें स्तर का ज़ोंबी 5वें स्तर के ज़ोंबी से बुरा नहीं है। 5वें स्तर की ज़ोंबी की भी यही क्रिया है। यह मनुष्य के पास भी चला गया। पहले स्तर का ज़ोंबी लगभग एक जैसा है और जल्द ही वे एक दूसरे के संपर्क में आ गए। छूना! जब दोनों पक्ष एक दूसरे के करीब होते हैं तो मानव ज़ोंबी के चेहरे पर मुक्का मारता है। अगर आम लोग हैं तो लेवल 5 के ज़ोंबी में भूसे कोई भूमिका नहीं निभाएंगे। हालांकि जो बात घटनास्थल पर लोगों को उत्साहित करती है वो ये है कि लेवल 5 का ज़ोंबी सीधे इस व्यक्ति के भूसे के नीचे मारा जाता है और वो मनुष्य बिल्कुल नहीं रुका और वह आकृति उसके पीछे आ गई।
जोबी के नहीं उतरने के बाद वो उसके नीचे भागा था और जोबी की पीठ पर मुक्के से प्रहार किया था। जोबी एक रेत के थैले की तरह था और उसे फिर से पीटा गया। अच्छी नौकरी। कमरे के बाहर के लोगों ने खुशी जताई कि आम लोगों के सामने वे सभी सफल लोग थे और वे सामान्य समय में भी बहुत स्थिर थे। हालांकि बुल्वो द्वारा नंबर 1 नामक मानव के प्रदर्शन को देखने के बाद वे सभी उन युवाओं की तरह उत्साहित थे जिन्होंने कभी दुनिया नहीं देखी थी। कमरे में लड़ाई अभी भी जारी है, लेकिन हर कोई देख सकता है कि यह इंजेक्शन वाला इंसान है जिसका पलड़ा भारी है। वो लेवल 5 ज़ॉम्बी के खिलाफ लड़ रहा है। यदि ज़ॉम्बी की मजबूत सुरक्षा न होती तो वो मर गया होता। हालांकि यदि ऐसा है भी तो ये गंभीर रूप से घायल हो गया है। ज़ॉम्बी को फिर से उड़ाने के बाद इस बार नंबर 1 ने हमला जारी नहीं रखा है, बल्कि उसके जमीन पर गिरने का इंतजार कर रहा है। छलांग लगाने के बाद वो पहले से ही अपने शरीर पर बैठ गया है और दूसरे पक्ष के सिर को दोनों हाथों से दबा दिया है। उसके बाद ज़ॉम्बी का मस्तिष्क सीधे भयंकर बल द्वारा घुमा दिया जाएगा। ज़ॉम्बी स्पष्ट रूप से विरोध करना चाहता था, हालांकि वो इंसान जितना शक्तिशाली नहीं था और अब वो गंभीर रूप से घायल हो गया था, इसलिए उसमें प्रतिरोध करने की बिल्कुल भी क्षमता नहीं थी। वो केवल अपना सिर मुड़ते हुए देख सकता था और फिर अनिच्छा से मर सकता था। बहुत बढ़िया, अच्छा काम। कमरे के बाहर मौजूद सभी लोगों ने ये दृश्य देखकर उत्साह से तालियां बजाईं और उनके चेहरे उत्साह से भर गए। यहाँ तक कि डॉक्टर जिम भी, जिन्हें पहले बहुत चिंताएं थी, इस समय बहुत प्रसन्न थे। आखिरकार यह उनकी बुद्धिमत्ता थी। इससे पता चला कि वो सचमुच एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक थे। डॉक्टर जिम, मुझे कहना होगा, आपका आनुवंशिक एजेंट वास्तव में महान है। इस समय प्रदर्शन देखने के बाद बुल्वो ने मुस्कुराते हुए जिम से कहा। धन्यवाद बॉस, जिम ने उत्तर दिया। आपको क्या लगता है ज़ॉम्बी की तुलना में आनुवंशिक एजेंट से इंजेक्ट किए गए मानव की ताकत का स्तर क्या है? बुल्वो से पूछा। ये स्तर 6 ज़ॉम्बी के बारे में है और भी उच्चतर, डॉक्टर जिम ने कहा। ब्रावो ने सिर हिलाया। इससे वो काफी संतुष्ट थे। आपको पता होना चाहिए कि लेवल 6 का ज़ॉम्बी काफी भयानक होता है। उस दवा के इंजेक्शन के बाद लोगों में तुरंत स्तर 6 ज़ॉम्बी की ताकत आ सकती है और भी अधिक, जो बहुत दुर्लभ है। अच्छा, उस जीन औषधि के अनुसंधान डेटा के बारे में क्या? बुलवाल की आंखों में एक अजीब सा भाव था। उसने डॉक्टर जिम से कहा। यहाँ डॉक्टर जिम ने बुल्वो की असामान्यता पर ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि बुल्वो केवल डेटा पढ़ना चाहता है और उस जीन योद्धा के बारे में अधिक जानना चाहता है जो अभी बाहर आया है, इसलिए वो रुक गया और डेटा बुल्वो को दे दिया। सूचना मिलने के बाद बुल्वो की नजर इस पर पड़ी। वो बायोमेडिसिन में बहुत कुशल था, इसलिए वो जानकारी को समझ सकता था। वो जानता था कि सूचना सत्य थी। डॉक्टर जिम ने किसी नकली चीज से उसे मूर्ख नहीं बनाया। अच्छा, तो आप आराम से जा सकते हैं। बुलवाल ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया और फिर डॉक्टर जिम से कहा। बॉस, आपका क्या मतलब है? डॉक्टर जिम को अचानक लगा कि माहौल गलत लग रहा है। उसके आसपास के लोग उसे ऐसे देख रहे थे मानो वे किसी मरे हुए आदमी को देख रहे हो। मेरा मतलब है तुम मर सकते हो। ब्रावो ने समाप्त किया। अपनी बाहों से एक बंदूक निकाली, एक ध्वनि को स्पर्श किया। जिम की छाती पर एक पल था। जिम प्रतिक्रिया में गिर गया। इस स्थिति के आसपास के लोगों को अप्रत्याशित रूप से थोड़ा भी आश्चर्य नहीं हुआ, जैसे कि यह वही है जो वे कर रहे थे अपेक्षित। बूढ़ा बॉस, क्यों? जिम ने अविश्वसनीय नजर से बुलवाल से कहा। क्योंकि मुझे विश्वासघात से नफरत है, दूसरों को मेरी जानकारी के बिना काम करने से नफरत है। क्या आप समझे? ब्रावो ने बिना किसी सहानुभूति या झिझक के जिम से ठंडे स्वर में कहा। यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं नहीं चाहता कि यह बात किसी ऐसे व्यक्ति को पता चले जो मेरे प्रति बेवफा है, इसलिए आप केवल मर सकते हैं। एक पल की झिझक के बाद डॉक्टर जिम को समझ में आया कि वो गुप्त रूप से ज़ोंबी वायरस के प्रतिरोध पर शोध कर रहे थे, जिसे बुलवल के नाम से जाना जाता था। हालांकि भले ही वो गुप्त रूप से उस चीज पर शोध कर रहा था, फिर भी वो कंपनी और बॉस के प्रति बहुत वफादार था। बस वो अपनी गलतियों के कारण इंसानों की लगातार मौत नहीं देखना चाहता था। मैं बस प्रायश्चित करना चाहता हूँ। हाँ, मैं मरने जा रहा हूँ। मैं अपनी गलतियों के लिए मरने जा रहा हूँ। डॉक्टर जिम ने 2 शब्द चिल्लाए और कोई हलचल नहीं हुई। जब से उसे ज़ोंबी वायरस के विस्फोट के बाद हुई त्रासदी के बारे में पता चला, वो पछतावे में जी रहा है। अब जब वो मर चुका है तो ये भी उसके लिए राहत की बात है। अंततः वो अब स्वयं को दोष नहीं दे सकता। चलो उसे नीचे खींचो, ब्रावो ने कहा। उसका चेहरा अपरिवर्तित है। उसके लिए डॉक्टर जिम महज एक उपकरण है जिसका उपयोग किया जा सकता है। उसे आनुवंशिक चिकित्सा का अध्ययन करने में उसकी सहायता की आवश्यकता है। अब जबकि दवा का सफलतापूर्वक अध्ययन हो चुका है, डॉक्टर जिम मौजूद नहीं रहेंगे और उनका अधिक प्रभाव भी नहीं रहेगा। इसके अलावा ऐसा लगता है कि बुल्वो का नियंत्रक पर रुग्ण आग्रह है। जब तक उसका खुद को धोखा देने या विश्वासघात नहीं करने, बल्कि अपनी इच्छा के विरुद्ध काम करने का थोड़ा सा भी इरादा है, तब तक वो इसे सहन नहीं करेगा, बल्कि बेतहाशा प्रतिशोध लेगा। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1061 वीडियो देखना। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बुल्वो डॉक्टर जिम के साथ इस तरह व्यवहार करेगा। आप यहाँ आओ। ब्रावो ने अपने आदमियों को डॉक्टर जिम के शरीर को बाहर खींचते हुए देखा, फिर प्रयोगशाला में मूल नंबर 2 की ओर इशारा किया। वो आदमी पूरे रास्ते तेजी से घूमता रहा, मुस्कुराता हुआ बुल्वो के पास आया और बोला, बॉस क्या बात है? बाद में इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। आपको मेरी पीठ पीछे कुछ भी करने की इजाजत नहीं है, समझे? बुलवल ने कहा। मैं समझता हूँ बॉस, चिंता मत करो। मैं हमेशा आपके प्रति वफादार रहा हूँ और आपकी पीठ पीछे कुछ नहीं करूंगा, आदमी ने जल्दी से कहा। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। ब्रावो ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया, फिर उसे जानकारी दी और कहा, जानकारी लो, अच्छी तरह देखो और जितनी जल्दी हो सके मेरे लिए और अधिक जीन फाइटर्स लाओ, ठीक है? मैं देख रहा हूँ बॉस, आदमी ने जल्दी से कहा। इसी समय खतरे की घंटी अचानक बज गई। क्या बात? वहें चढ़ाकर पूछा बुलबुल। बॉस, कोई अंदर घुस आया। इसी समय वर्दी में कोई व्यक्ति रिपोर्ट करने आया।
कौन, कितने लोग? ब्रावो ने पूछा। उसकी जगह अभी भी बहुत छिपी हुई है। अधिकतर लोग ऊपर की इमारत में प्रवेश करते हैं। उसकी भूमिगत दुनिया को आज तक किसी ने नहीं देखा। अप्रत्याशित रूप से आज कोई अंदर घुस आया। उनके पहने हुए उपकरणों के अनुसार कुल मिलाकर 6 सैनिक हो सकते हैं, उस आदमी ने उत्तर दिया। सेना में लोग? हाँ हाँ, क्या आपको अंततः कुछ मिला? दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी है। ब्रावो थोड़ा हड़बड़ाया, फिर कमरे में देखा, स्थिर खड़ा जिस आदमी को उसने नंबर 1 कहा था, उसने गर्व से कहा। वास्तव में ब्रावो ये भी जानते हैं कि उनके लिए यह असंभव है कि उनकी कंपनी से ज़ोंबी वायरस के निष्कासन के बारे में हर समय जाना न जाए, और वो इसके लिए लंबे समय से तैयार थे। अब उनकी अपनी आनुवंशिक दवा सफलतापूर्वक विकसित हो गई है और सैन्य कर्मियों को उन पर संदेह है। जाहिर है कि अब थोड़ी देर हो चुकी है। ये सोचते हुए बुलवाल ने माइक्रोफोन उठाया और कमरे में मौजूद आदमी से कहा, एक, आप इन्हें हल करें। बुलवो का आदेश सुनने के बाद वो आदमी बिना कुछ कहे खुले कमरे से बाहर आ गया और फिर सीधे बाहर चला गया। वो स्पष्टतः शत्रु का सामना करने के लिए तैयार था। यदि आप यहाँ हैं तो बस मेरे जीन योद्धा की शक्ति को देखें, ब्रावो ने गायब होती आकृति को देखते हुए खुद से कहा। हुआंग फैंग और दूसरी तरफ के अन्य लोगों को शिविर में अच्छी नींद आई। शिविर के रास्ते में भले ही हुआंग फैंग, मार्कस और अन्य जैसे विशेषज्ञ हों, वे लगातार सो नहीं रहे हैं। मुख्य कारण यह है कि ज़ॉम्बी किसी भी समय आ सकते हैं, उन्हें सावधान रहना चाहिए। लेकिन यहाँ वैसा नहीं है। न केवल हुआंग फैंग आसपास है, बल्कि आसपास कई लोग भी हैं। इतने सारे लोगों को देखकर लोगों को थोड़ी राहत महसूस होती है। इसके अलावा शिविर के बाहर सैनिक पहरा दे रहे हैं, इसलिए लोगों को अधिक राहत है। इसलिए अच्छी नींद लेना बहुत दुर्लभ है। अगले दिन हुआंग फैंग के उठने के तुरंत बाद उन्होंने कर्नल मैनिंग को आते देखा। वो एक दूसरे के साथ अधिक संपर्क बनाना चाहते थे और एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते थे, जो बिल्कुल सही था। हालांकि कर्नल मैनिंग का चेहरा स्पष्ट रूप से बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। जब वो हुआंग फैंग के पास आया तो उसने उससे कहा, हुआंग फैंग, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बहुत देर तक देखूंगा। क्या चल रहा है? हुआंग फैंग ने कुछ संदेह में पूछा। क्या यह उसकी अज्ञात चीजों के कारण है? हुआंग फैंग भी जानते थे कि यह उनकी अपनी जगह है जिसे समझाना आसान नहीं है। यदि दूसरे सेनापति को सचमुच अपने आप में रुचि होती और वो स्वयं जांच करता तो उसे ये संदेह अवश्य होता। ये सिर्फ इतना है कि हुआंग फैंग स्पष्ट रूप से और अधिक चाहता है। इस अंतिम युग में बहुत सी चीजें नष्ट हो गई हैं। हर दिन कुछ लोग गायब हो जाएंगे और कुछ लोग अचानक दूसरी जगह से प्रकट हो जाएंगे। संक्षेप में, जनसंख्या रिकॉर्ड अब गड़बड़ है। केवल जब सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा तभी नागरिक मामलों का विभाग जनसंख्या पर व्यवस्थित आंकड़े पेश कर सकता है। तो अब यह मौलिक है, किसी को संदेह नहीं होगा कि हुआंग फैंग कहां से आया था, और अब दर्ज की गई कई चीजें गायब हो गई हैं और भविष्य में किसी को भी उस पर संदेह नहीं होगा। पहले मेरे पीछे आओ और जब तुम आओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। कर्नल मैनिंग स्पष्ट रूप से बुरे मूड में थे और उनके पास हुआंग फैंग को समझाने का साहस नहीं था। इसके बाद वो घूमकर चला गया। इसके बारे में सोचने के बाद हुआंग फैंग अभी भी इसके साथ कायम है। भले ही दूसरे पक्ष को अब उसकी उत्पत्ति पर संदेह हो, वो इस समय स्वयं ऐसा नहीं करेगा। कर्नल मैनिंग हुआंग फैंग को उस स्थान पर ले गए जहां वो कल जनरल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस बार हुआंग फैंग को बाहर इंतजार करने के लिए नहीं कहा गया। इसके बजाय वो कर्नल मैनिंग के साथ बैठक कक्ष में चला गया। अंदर जाने के बाद हुआंग फैंग ने पाया कि बैठक कक्ष में बहुत सारे लोग थे। कल मीटिंग में जो दर्जनों लोग मिले थे वे सब वही थे। दूसरा कमांडर भी वही था। दूसरा पक्ष, जाहिर तौर पर मुझे अभी भी हुआंग फैंग याद है। जब मैंने हुआंग फैंग को आते देखा तो मैंने हुआंग फैंग की ओर सिर हिलाया। दूसरे पक्ष की हरकतों को देखकर हुआंग फैंग को राहत मिली। जाहिर है दूसरे पक्ष का रवैया काफी अच्छा था। जाहिर तौर पर वह रवैया नहीं था जो उसे तब होना चाहिए था जब वो परेशानी की तलाश में था। हर कोई यहाँ है, चलो बैठक शुरू करते हैं। पहले एक वीडियो देखते हैं। हुआंग फैंग और कर्नल मैनिंग के अपनी सीटों पर बैठने के बाद दूसरे कमांडर ने कहा। उसके बाद किसी ने प्रोजेक्शन वीडियो खोला जिसमें कुछ हथियारबंद सैनिकों का एक कमरे में एक आदमी के साथ लड़ाई का वीडियो दिखाया गया। वीडियो शूटिंग एंगल के हिसाब से हुआंग फैंग ने अनुमान लगाया कि कैमरा उन सैनिकों पर होना चाहिए। हालांकि ये सशस्त्र सैनिक अच्छी तरह से सशस्त्र और सुसज्जित हैं और 6 अन्य सैनिक भी हैं, लेकिन उनमें से केवल एक के हाथ में कोई हथियार नहीं है। लड़ाई का नतीजा यह है कि 6 सैनिक पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। उनके पास वापस लड़ने की शक्ति बहुत कम है। उनमें से एक के हमले के तहत और गोलियों का उस व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और जिस तरह से उस आदमी ने हत्या की वह भी बहुत क्रूर था। 6 सैनिकों में से किसी का भी शव बरकरार नहीं था। उन सभी को यातनाएं देकर मार डाला गया। हुआंग फैंग ने देखा कि जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो दूसरे कमांडर और कर्नल मैनिंग सहित वे सभी गुस्से से भर गए। हुआंग फैंग को अंततः समझ आ गया कि कर्नल मैनिंग का मूड क्यों खराब था। जाहिर है वो बुरे मूड में था। मुझे ये पहले ही पता चल जाना चाहिए था, लेकिन जाहिर तौर पर वो अभी भी इसे जाने नहीं दे सकता। वीडियो जल्दी चलाया जाएगा। हुआंग फैंग महसूस कर सकते हैं कि अब बहुत सारी बेदम आवाजें आ रही हैं। कुछ लोगों के चेहरे भी चल रहे हैं। उनका गुस्सा फूटने वाला है। सभी ने वीडियो देखा है। मुझे लगता है कि आपने शायद अनुमान लगा लिया है कि वीडियो क्या है। दूसरे कमांडर ने कहा। हाँ, 6 सैनिक जिन्हें कल गांव के शहर में पैराशूट कंपनी की लड़ाकू टीम की जांच के लिए भेजा गया था, अब इतने अस्वीकार्य तरीके से नष्ट कर दिया गया है और मार दिया गया है। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। 1062 नियंत्रणीय लाश। अरे, इस अम्ब्रेला कंपनी में जरूर कुछ गड़बड़ है। अचानक सैन्य वर्दी में एक बूढ़े आदमी ने उसके सामने मेज पर थपथपाया और कहा, हाँ, इस अम्ब्रेला कंपनी में जरूर कुछ गड़बड़ है। हालांकि लड़ाकू दल के सभी सदस्य मारे गए, लेकिन उनकी मृत्यु बिल्कुल भी बेकार नहीं थी। कम से कम ये साबित हुआ कि हमारी पिछली अटकलें सही थी। इस छत्र कंपनी में एक समस्या है और समस्या छोटी नहीं है। क्या वीडियो में दिख रहा व्यक्ति एक ज़ोंबी है? कुछ लोग ये पूछने में हैरान हो जाते हैं कि क्या ज़ोंबी के पास ऐसा कौशल और मारने का ऐसा तरीका है। ऐसा लगता है कि यह अस्वीकार्य नहीं है। आखिरकार आमतौर पर ज़ोंबी हत्या को कभी भी सभ्य नहीं बनाया गया है।
मुझे ऐसा नहीं लगता। कर्नल मैनिंग ने कहा कि उन्हें ऐसे मौके पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। बैठक में शामिल होना उनके लिए बड़े सम्मान की बात थी। हालांकि उन सैनिकों की दुखद मौत को देखकर वो कुछ भी कहने से खुद को नहीं रोक सके। कमांडर 2 ने कर्नल मैनिंग को जारी रखने के लिए इशारा किया और कर्नल मैनिंग खड़े हो गए और भीड़ की ओर देखते हुए कहा, नेताओं, मैं 2 दिनों से लाशों से निपट नहीं रहा हूं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अभी वीडियो में जो व्यक्ति है वो नहीं है एक ज़ोंबी। हालांकि उच्च स्तरीय लाशों के पास कुछ विचार है और वे सरलता से सोच सकते हैं। वे वास्तविक इंसानों से अलग है और उनकी सांसें भी अभी के वीडियो के अनुसार व्यक्ति का प्रदर्शन स्पष्ट रूप से लाशों से अलग है। कर्नल मैनिंग थोड़ा घबरा गए जब उन्होंने देखा कि सभी लोग उनकी बात सुन रहे थे। आखिरकार खुद और हुआन फैंग को छोड़कर जो कोई भी यहाँ से बाहर जाता है वो शक्ति वाला व्यक्ति हो सकता है। हालांकि कर्नल मैनिंग ने अपनी घबराहट को नियंत्रित किया और जारी रखा, इसके अलावा जैसा कि आपने अभी देखा, वीडियो में दिख रहे व्यक्ति के कपड़े अभी ठीक हैं और उसकी त्वचा को कोई नुकसान नहीं हुआ है। जाहिर है वो एक ज़ोंबी नहीं है। ज़ोंबी वायरस के कारण उसके शरीर में पूरा शरीर धीरे धीरे सड़ जाएगा और शरीर स्वस्थ रहेगा। सतह का इतना अच्छा रहना असंभव है। ये सुनने के बाद सभी ने सिर हिलाया। अभी वीडियो में दिख रहा आदमी वाकई अच्छे कपड़े पहने हुए है। उन्होंने शांति से जो लाशें देखी वे वास्तव में भिन्न है। कर्नल मैनिंग ने अभी कहा कि यह समझ में आता है, इसलिए सवाल यह है कि चूंकि वीडियो में आदमी एक ज़ोंबी नहीं है, वो कौन है? उसके पास इतनी भयानक क्षमता कैसे हो सकती है? उसके और छाता समूह के बीच क्या संबंध है? दूसरा कमांडर ने भीड़ की ओर देखा और धीरे से कहा। सभी लोग कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। जाहिर है उन्हें भी ये सवाल समझ में नहीं आते। निश्चित रूप से एकमात्र बात यह है कि व्यक्ति को छाता समूह से संबंधित होना चाहिए, लेकिन वे वास्तव में नहीं जानते कि संबंध क्या है। इसके अलावा इस तरह के अम्ब्रेला ग्रुप में कितने लोग हैं और उन्हें भी नहीं पता। ये देखकर कि किसी ने उत्तर नहीं दिया, दूसरे कमांडर ने हुआंग फैंग की ओर देखा और कहा, हुआंग फैंग, क्या आपकी कोई राय है? जब उन्होंने कमांडर 2 की बातें सुनी तो उन सभी ने हुआंग फैंग की ओर देखा। दरअसल वे उसकी पहचान को लेकर भी उत्सुक थे। जाहिर है उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी। कर्नल मैनिंग अपने 40वें वर्ष में थे और वो यहाँ बहुत छोटे थे, लेकिन हुआंग फैंग और भी अधिक अजीब थे। हालांकि ये स्पष्ट है कि हुआंग फैंग को दूसरे कमांडर द्वारा बुलाया गया था, इसलिए यद्यपि वे उसके बारे में उत्सुक थे फिर भी उन्होंने उससे नहीं पूछा। अब उन्होंने दूसरे कमांडर का प्रश्न सुना तो वे सभी हुआंग फैंग की ओर देखने लगे और देखना चाहते थे कि वह कौन है और उसमें क्या क्षमताएं हो सकती है। हुआंग फैंग ने लोगों को अपनी आंखें भी दिखाई। हालांकि उनका प्रदर्शन कर्नल मैनिंग से भी बेहतर था। वो बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं था। पूरा व्यक्ति अभी भी बहुत शांत था। बस इसी शांत स्वभाव ने लोगों को हुआंग फैंग के प्रति एक उज्ज्वल भावना का एहसास कराया। वे जानते थे कि कुछ ही युवा ऐसे अवसरों पर इतने शांत रह सकते हैं। चूंकि मैं काफी समय से पूछ रहा हूँ, मुझे अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में बात करने दीजिए। हुआंग फैंग धीरे से खड़े हुए और भीड़ की ओर देखते हुए कहा, सबसे पहले मेरे फैसले के अनुसार इस व्यक्ति की ताकत लेवल 5 ज़ॉम्बीज से अधिक होनी चाहिए। जहां तक बात है कि क्या वो लेवल 6 ज़ॉम्बीज के स्तर तक पहुंच गया है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने पहले जिन लाशों को मारा है उनमें से सबसे ऊंची लाश लेवल 5 है। हुआंग फैंग का यह बयान घटनास्थल पर मौजूद लोगों को थोड़ा परेशान करने के लिए है। हमें यह जानना होगा कि लेवल 5 के ज़ोंबी बहुत शक्तिशाली है। साधारण गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होगा। यदि आप उसे मारना चाहते हैं तो आपको उच्च स्तरीय हथियारों का उपयोग करना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि उच्च स्तरीय हथियारों से आप लेवल 5 के ज़ोंबी को मार सकते हैं, क्योंकि लेवल 5 के ज़ोंबी की अपनी सोचने की क्षमता होती है और डिग्री बहुत तेज होती है। भले ही लोगों के शरीर में उच्च स्तरीय हथियार हो, वे स्तर 5 के ज़ोंबी को नहीं हरा सकते। एक सामान्य व्यक्ति के रूप में हुआंग फैंग के पास उन उन्नत हथियारों को छूने का कोई मौका नहीं है, इसलिए वो इस मामले में स्तर 5 लाश को मार सकता है, जो काफी शक्तिशाली है। बेशक घटनास्थल पर मौजूद कुछ लोग हुआंग फैंग की बातों पर विश्वास नहीं करते। उनकी राय में हुआंग फैंग ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। हालांकि दोनों नेताओं कमांडर 2 और कर्नल मैनिंग को हुआंग फैंग की बातों पर कोई संदेह नहीं है। एक तो ये कि उन्होंने हुआंग फैंग के कौशल को अपनी आंखों से देखा है और दूसरा ये कि वे लोगों को देखने और जानने की उनकी क्षमता पर भरोसा कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग हुआंग फैंग के शब्दों पर विश्वास नहीं करते हैं। अगर उनके पास लंबे समय तक शब्द नहीं है तो वे हुआंग फैंग के शब्दों को बाधित नहीं करेंगे। इसके अलावा इस व्यक्ति और ज़ोंबी में बहुत कुछ समान है, चाहे कौशल के मामले में या उसके कुछ प्रदर्शन के मामले में। एकमात्र अंतर यह है कि यह व्यक्ति वो अभी भी एक व्यक्ति है या अन्य लोगों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, जबकि ज़ोंबी को इंसानों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है। आप देख सकते हैं कि इस आदमी ने वर्दी पहनी हुई है। यह एक सुरक्षा वर्दी की तरह लग रही है और वो छाता कंपनी के पास दिखाई देता है। तो क्या हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह आदमी छाता कंपनी का सुरक्षा गार्ड है, या अगर वह नहीं भी है तो वह अम्ब्रेला कंपनी के किसी व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता है। वीडियो से पता चलता है कि किसी को मारने के बाद उसे मार दिया जाएगा। उसने छोड़ा नहीं, लेकिन अम्ब्रेला कंपनी में वापस आ गया। बेशक ऐसे वीडियो के साथ ऐसी कई चीजें नहीं हैं जिनके बारे में निर्णय लिया जा सके। केवल अनुमान गलत है। अधिक जानने के लिए आपको जाना होगा। देखने के लिए घटनास्थल पर जाएं। जब दूसरे कमांडर ने देखा कि हुआंग फैंग ने बोलना समाप्त कर लिया है तो उसने उसे बैठने का इशारा किया और फिर भीड़ से कहा, अभी हुआंग फैंग ने जो कहा मैं उससे बहुत सहमत हूँ। यानी यह व्यक्ति संभवतः किसी के द्वारा नियंत्रित है। अम्ब्रेला कंपनी और उसके प्रदर्शन और ज़ोंबी में भी बहुत कुछ समान है। इससे पहले हमें संदेह था कि ज़ोंबी वायरस अम्ब्रेला कंपनी के कारण हुआ था, इसलिए उन्होंने इसे बदल दिया। नए ज़ोंबी बनाने के लिए अन्य वायरस बनाना असंभव नहीं है। नियंत्रित रहें। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1063 थोड़ा और। दूसरे कमांडर की बात सुनकर सभी लोगों ने सिर हिलाया। वास्तव में यही वो बात है जिससे वे पहले डरते थे और चिंतित थे। ज़ॉम्बीज की क्षमता बहुत सतर्क होती है। भले ही उन्होंने ज़ोंबी वायरस का विरोध करने के लिए एक दवा विकसित की हो, अगर वे ज़ोंबी वायरस के स्रोत का पता नहीं लगा सके, भले ही ज़ोंबी को खत्म कर दिया गया हो, खतरा अभी भी बना हुआ है।
दूसरा पक्ष ज़ोंबी वायरस में सुधार कर सकता है। और अब तथ्य हमारे पिछले अनुमानों को सत्यापित करते प्रतीत होते हैं। लोगों की चिंताएं धीरे धीरे वास्तविकता, एक भयानक वास्तविकता बनती दिख रही है। अब हमें जितनी जल्दी हो सके वीडियो में आदमी और अम्ब्रेला कंपनी के बीच विशिष्ट संबंध का पता लगाना है कि क्या वो एक नए वायरस द्वारा नियंत्रित है। क्या अम्ब्रेला समूह ने वास्तव में नियंत्रण के लिए एक ज़ोंबी विकसित किया है और नियंत्रण, और यदि बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है तो ये बहुत खतरनाक होगा। कप्तान 2 जारी रखा। मैं किसी को वापस भेज दूंगा, पूर्व जनरल ने कहा। लोगों को जाना चाहिए, लेकिन दूसरे पक्ष की ताकत बहुत मजबूत है। यातायात और लाशों के कारण हम लोगों को बड़े पैमाने पर वहां नहीं ले जा सकते। इसके लिए हमें अतीत में विशिष्ट सेना भेजने की आवश्यकता है। क्या आपके पास लोग हैं? उस व्यक्ति से कौन प्रतिस्पर्धा कर सकता है? दूसरे कमांडर से पूछा। ये जनरल थोड़ा झिझका। उसके सैनिकों में कुलीन सैनिक कोई नहीं था जो पहले भेजे गए थे। हालांकि जाहिर है जब उनका सामना वीडियो में दिख रहे आदमी से हुआ तो उनके पास लड़ने की कोई शक्ति नहीं थी। इसलिए अगर वे किसी को अतीत में भी भेजते हैं तो भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे केवल हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। कमांडर 2 ने इसे स्पष्ट रूप से समझा, इसलिए उसने फिर से हुआंग फैंग की ओर देखा। जब हुआंग फैंग ने एक दूसरे की आंखों को देखा तो उन्हें दूसरे पक्ष का मतलब समझ में आ गया। ऐसा लगता है कि दूसरे पक्ष ने उन्हें आज आने के लिए बुलाया और शुरू से ही अपना मन बना लिया। नाम बताने के बजाय पहल करना बेहतर है। इस तरह आप दूसरों पर अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं। तो हुआंग फैंग फिर से खड़े हुए और कहा, मुझे जाने दो। क्या आप ये कर सकते हैं? कुछ लोगों को संदेह हुआ। घटनास्थल पर कई लोगों को हुआंग फैंग की क्षमता पर संदेह था। उसके लंबे चेहरे के कारण उन्होंने उससे वापस नहीं पूछा। अब वे देखते हैं कि हुआंग फैंग इस मामले में पहल करना चाहते हैं और उनमें से कुछ पूछने में मदद नहीं कर सकते। आखिरकार यह वही चीज नहीं है। यदि हुआंग फैंग में ऐसी क्षमता नहीं है तो वो न केवल अपना जीवन खो देंगे बल्कि गलतियां भी करेंगे। हुआंग फैंग, ऐसा लगता है कि लोग आपकी क्षमता पर बहुत अधिक भरोसा नहीं करते हैं, या क्या आप अपना हाथ थोड़ा दिखाना चाहते हैं? दूसरा कमांडर हुआंग फैंग के रवैये से बहुत संतुष्ट हुआ जब उसने देखा कि हुआंग फैंग ने कार्य की जिम्मेदारी लेने की पहल की है। हालांकि उन्होंने कर्नल मैनिंग के माध्यम से हुआंग फैंग को समझा। उसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा। हालांकि उसे नहीं लगा कि हुआंग फैंग झूठा है। वो ये भी देखना चाहता था कि हुआंग फैंग क्या कर सकता है। जब हुआंग फैंग ने अपने आसपास के लोगों की नजरें देखी तो उन्हें भी पता चल गया कि उन्हें अपना हाथ दिखाना होगा, नहीं तो इन लोगों को खुद पर विश्वास नहीं होता। इसके अलावा यहाँ के ये लोग पूरे देश में शीर्ष पर हैं, जिससे उन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, जो उनकी भविष्य की प्रदर्शनी के लिए बहुत उपयोगी है। तो हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं लंबे समय तक अपना हाथ कैसे दिखा सकता हूँ? क्या ऐसा है? उसके बाद हुआंग फैंग के दाहिने हाथ ने धीरे से उसके सामने पारदर्शी मेज को थपथपाया। हर कोई अभी भी उत्सुक था। हुआंग फैंग के शब्दों का क्या मतलब था? फिर वही ये देखकर भयभीत हो गया कि उसके सामने वाले को यहाँ तक कि उन्नत हथियारों से भी नहीं तोड़ा जा सका। विशेष सामग्री से बनी सम्मेलन की मेज दरकने लगी। फिर सभी लोगों की आंखों के नीचे दरार बढ़ती गई। क्लिक। आखिरकार पूरी मेज दरारों से भर गई। फिर वो टूटकर पूरी जमीन पर बिखर गया। इस समय भी लोग सदमे में थे। ये सम्मेलन मेज कुछ वर्षों से क्षतिग्रस्त नहीं हुई है, यहाँ तक कि बंदूकें भी नहीं तोड़ी जा सकती। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि हुआंग फैंग ने बस एक कोमल थपथपाया और यह पूरी तरह से टूट गया और अनगिनत टुकड़ों में टूट गया। हाँ, ऐसा लगता है कि हुआंग फैंग अपनी क्षमता पर हमारे संदेह से बहुत असंतुष्ट है। दूसरे कमांडर ने जवाब देने का बेड़ा उठाया। वो क्रोधित नहीं हुए बल्कि हंसे। हुआंग फैंग, हमने तुम्हें अपना हाथ दिखाने दिया। नुकसान पहुंचाना तुम्हारा काम नहीं है। अब जब मेज चली गई है तो हमारी बैठक नहीं हो सकती। हालांकि मुझे लगता है कि तुमने ऐसा किया है, आपकी ताकत देखी। सभी ने भय से सिर हिलाया। हुआंग फैंग ने अपने हाथ के हल्के झटके से मेज को तोड़ दिया। अगर वो किसी को मारता है तो उन्हें नहीं लगता कि कोई इसे सहन कर सकता है। अब वे ये भी मानते हैं कि हुआंग फैंग में ताकत है और ताकत बहुत मजबूत है। वे उस पर तुरंत विश्वास क्यों कर लेते हैं? उसे बैठक में भाग लेने दें और उसे कार्य पूरा करने दें। बस वे नहीं जानते होंगे। इससे पहले कैप्टन 2 हुआंग फैंग के विशिष्ट कौशल को नहीं जानते थे। उन्होंने केवल कर्नल मैनिंग की रिपोर्ट और लोगों पर अपने फैसले पर भरोसा किया। कोई टिप्पणी नहीं, मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। मैं भी नहीं। इस कार्य के लिए हुआंग फैंग से अधिक उपयुक्त कोई नहीं है। हर कोई ताऊ से सहमत है। वर्तमान स्थिति यह निर्धारित करती है कि यह कार्य केवल कुछ लोगों द्वारा ही पूरा किया जा सकता है, इसलिए हुआंग फैंग को भेजना बिल्कुल सही है। हुआंग फैंग, कृपया कड़ी मेहनत करें। अगर आपको हमारी मदद की जरूरत है तो बस कहें, हुआंग फैंग के दूसरे कमांडर ने कहा। मैं लंबे समय से जानता हूं, मैं जितनी जल्दी हो सके ज्योकि के लिए रवाना हो जाऊंगा, हुआंग फैंग ने कहा। जहां तक मदद की बात है, आपको फिलहाल मुझे वहां भेजने की जरूरत है। हालांकि उनकी सस्पेंशन, स्पोर्ट्स कार और केप भी पास हो सकते हैं, हुआंग फैंग अभी भी बहुत अधिक और अपने सभी कार्डों को उजागर नहीं करना चाहते हैं। ये स्पष्ट रूप से एक मूर्खतापूर्ण निर्णय है, यहाँ तक कि उन लोगों के सामने भी जिनसे उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है। ठीक है, हम यथाशीघ्र इसकी व्यवस्था करेंगे और आप स्वयं तैयार रहें, दूसरे कमांडर ने कहा। बैठक जल्द ही खत्म हो जाएगी। थोड़ा काम पूरा करने के बाद हुआंग फैंग कर्नल मैनिंग के पीछे पीछे उस स्थान पर गए जहां हेलीकॉप्टर खड़ा था। ऐसा लगता है कि दूसरे कमांडर का इरादा कर्नल मैनिंग से और अधिक संपर्क करने का था। हालांकि हुआंग फैंग को इस व्यवस्था के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वह बस कर्नल मैनिंग से और अधिक संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। हुआंग फैंग, जब आप वहां पहुंचे तो आपको सावधान रहना चाहिए। उस आदमी को भड़काना इतना आसान नहीं है। वो एक ज़ोंबी से भी अधिक भयानक है। विमान पर चढ़ने से पहले कर्नल मैनिंग ने हुआंग फैंग से कहा कि एक नए प्रकार की लाश जिसे नियंत्रित किया जा सकता है वो स्पष्ट रूप से बहुत भयानक है। उन सैनिकों के बारे में सोचकर जो बुरी तरह मरे, कर्नल मैनिंग को उस व्यक्ति और अम्ब्रेला कंपनी से नफरत हो गई। मैं ध्यान दूंगा, चिंता मत करो, मैं उन सैनिकों को बदला लेने में मदद करूंगा, हुआंग फैंग ने कर्नल मैनिंग को सांत्वना दी। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट।
बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1064 दृष्टिकोण में परिवर्तन। धन्यवाद, कर्नल मैनिंग ने कहा। फिर हुआन फेंग विमान पर चढ़े और गांव के शहर के लिए उड़ान भरी। इस समय हुआन फेंग ने भी उस तरह का कैमरा पहना था। वे स्पष्ट रूप से हुआन फेंग की कार्रवाई के बारे में चिंतित हैं। इस कैमरे से वे हमेशा हुआन फेंग के बारे में जान सकते हैं। हालांकि हुआन फेंग की यात्रा भी आसान नहीं थी। उन्होंने थोड़े समय के लिए राजधानी का हवाई क्षेत्र छोड़ दिया और आकाश में कई छोटे काले धब्बे तेजी से उनकी ओर आ रहे थे। ऐसा लगता है कि कोई बुरा मेहमान आया है। हुआन फेंग की अच्छी दृष्टि ने उन्हें उन काले धब्बों को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम बनाया है। वे बड़े उड़ने वाले जीव हैं। जाहिर है वे भी ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित हैं। संक्रमित होने से पहले वे कौन से प्राणी थे, हुआन फेंग को नहीं पता। हुआन फेंग ने ड्राइवर को याद दिलाया। इस समय दूसरा पक्ष केवल उन लोगों को देख रहा है जो नहीं है और वे घबराहट में हैं। घबराओ मत, मैं उनका ख्याल रखूंगा। हुआन फेंग ने पायलट को सांत्वना दी, फिर विमान का हैच खोला और उड़ते हुए लाशों के आने का इंतजार किया। यहाँ इतनी सारी उड़ने वाली लाशें कैसे हैं? राजधानी के मानव आधार शिविर में दूसरे कमांडर और उन उच्च स्तरीय लोगों ने भी हुआन फेंग के सामने कैमरे के माध्यम से किसी भी आगंतुक को नहीं देखा। उन्हें तुरंत हुआन फेंग और ड्राइवर की चिंता हुई। आपको पता होना चाहिए कि यद्यपि हुआन फेंग विशेष सामग्रियों से बना एक विमान उड़ा रहा है, लेकिन उड़ने वाली लाशों के हमले भयानक हैं। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। एक बार जब हमले का मकसद या प्रोपेलर शामिल हो गया तो हुआन फेंग के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना है। हालांकि हुआन फेंग के पास कुछ असामान्य कौशल है। वो अभी भी हवा में है, ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। एक बार विमान को कुछ हो गया तो उसके खतरे में होने की संभावना है। मुझे नहीं पता, हमें उम्मीद थी कि सड़क पर उड़ते ज़ोंबी का सामना होगा, लेकिन हमने इतने सारे ज़ोंबी की उम्मीद नहीं की थी। एक बूढ़े आदमी ने उत्तर दिया। जितनी जल्दी हो सके पायलट को तुरंत उतरने के लिए सूचित करें। यदि वो जमीन पर है तो शायद हुआन फेंग इन उड़ने वाली लाशों से निपट लेगा, दूसरे कमांडर ने कहा। हुआन फेंग का विमान भी बंदूकों से लैस है। हालांकि उड़ने वाले जीव हमेशा फुर्तीले होते हैं। ज़ोंबी वायरस से संक्रमित होने के बाद वे और अधिक मजबूत और तेज हो जाते हैं। उन्हें मारना बहुत मुश्किल है। हुआन फेंग को बहुत सारी उड़ने वाली लाशों का सामना करना पड़ रहा है। जाहिर है स्थिति आशावादी नहीं है। भले ही वो भाग्यशाली हो और एक या दो को मार डाले, यह अच्छा नहीं है। इससे स्थिति में मदद नहीं मिलेगी। हाँ, बूढ़े व्यक्ति ने जल्दी से कहा, लेकिन जल्द ही उसने अविश्वास की दृष्टि से दूसरे कमांडर को उत्तर दिया। हुआन फेंग भी इस स्थिति को जानता था। उसने पायलट से कहा कि वो इसके बारे में चिंता न करे और नहीं उतरे। वो उन उड़ने वाली लाशों की देखभाल करेगा। क्या यह उसके ऊपर निर्भर है? दूसरा कमांडर थोड़ा चौंक गया और फिर कहा, चूंकि हुआन फेंग ने यह कहा, मुझे लगता है कि उसके पास समस्या को हल करने का एक तरीका है। ईमानदारी से कहूं तो हम उसे बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। हम नहीं जानते कि वो कितना मजबूत है। वह है, शायद वो हमारे सामने स्थिति का समाधान कर सकता है। मैंने किसी से उसकी पहचान की जांच करने के लिए कहा है। हालांकि ज़ोंबी वायरस के अचानक बड़े पैमाने पर विस्फोट के कारण बहुत सारे डेटा और जानकारी गायब है, इसलिए उसकी पहचान ढूंढना संभव नहीं है, उस जनरल ने कहा जिसने सबसे पहले हुआन फेंग से संपर्क किया था। दूसरे कमांडर ने सिर हिलाया। हुआन फेंग जैसे व्यक्ति के लिए वो निश्चित रूप से जांच करना चाहते थे। केवल जब वो हुआन फेंग की विशिष्ट पहचान जानता था तभी वो यह निर्णय ले सकता था कि उसे हुआन फेंग के प्रति किस प्रकार का रवैया अपनाना चाहिए। जांच करने का प्रयास करें। यदि आप इसे नहीं पा सके तो कोई बात नहीं। दूसरे कमांडर ने कहा कि वो ये भी जानता है कि ज़ोंबी की वजह से बहुत सी संरक्षित चीजें खत्म हो गई हैं। अब किसी इंसान के सारे अतीत की जांच करना आसान नहीं है। जब वे हुआन फेंग की पहचान पर चर्चा कर रहे थे, हुआन फेंग उन उड़ती हुई लाशों के करीब आ रहा था। उसने उनकी ओर देखा, अपना दाहिना हाथ उठाया, उनमें से एक की ओर इशारा किया और फिर एक गोली की तरह उड़ता हुआ ज़ोंबी अचानक हवा से गिर गया और सीधे जमीन पर जा गिरा। क्या स्थिति है? बेस कैंप में कई उच्च स्तरीय लोग इस अचानक स्थिति से स्तब्ध रह गए। उन्होंने केवल हुआन फेंग को उड़ते हुए ज़ोंबी की ओर इशारा करते हुए देखा। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था। फिर ज़ोंबी नीचे गिर गया जैसे कि उस पर किसी उच्च स्तरीय हथियार से हमला किया गया हो। स्पष्ट नहीं। देखो, एक और किसी की आवाज खो गई और वो रो पड़ा। वीडियो में एक और ज़ोंबी ठीक वैसे ही गिर गया जैसे अभी गिरा था। हुआन फेंग ने फिर भी ज़ोंबी की ओर इशारा किया और किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। क्या ये हुआन फेंग इतना शक्तिशाली है? चेहरे पर थोड़ी घबराहट लिए हुए एक बूढ़ा आदमी था जो कह रहा था कि जो लोग आज इस मुकाम को हासिल कर सकते हैं उन्होंने बड़े तूफानों का अनुभव किया है। उन्होंने किस प्रकार की चीजें कभी नहीं देखी, लेकिन आज जो मंजर हम देखते हैं वो आज भी उन्हें डरा देता है। हुआन फेंग ने किसी भी हथियार का उपयोग नहीं किया, बस ज़ोंबी पर इशारा किया और यदि उनके बीच इतनी लंबी दूरी होती तो ज़ोंबी मारा जाता। यदि हुआन फेंग ने उन पर इशारा किया तो क्या वे उन लाशों की तरह अचानक मर जाएंगे या फिर कैसे? हुआन फेंग की पहचान की जांच में तेजी लाएं। इसके अलावा उस पर संदेह न जगाएं। दूसरे कमांडर ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, अगर उसने पहले केवल हुआन फेंग को महत्व दिया था और उससे उम्मीद की थी तो अब वो हुआन फेंग से थोड़ा डरता है। हुआन फेंग की ताकत ने स्पष्ट रूप से उनकी स्वीकृति सीमा को दिखाया है। यदि ऐसा व्यक्ति नियंत्रण खो देता है तो यह उनके लिए एक आपदा होगी, यहाँ तक कि लाश के प्रसार से कम आपदा नहीं होगी। लंबे समय से क्या हम हुआन फेंग से बात करना चाहते हैं? इस समय एक बूढ़े व्यक्ति ने धीमी आवाज में पूछा। हालांकि उसकी आवाज बड़ी नहीं थी, लेकिन घटनास्थल पर मौजूद सभी लोग उसे सुन सकते थे। इस समय सभी लोगों की नजर दूसरे सेनापति पर भी पड़ी। उन्हें नहीं पता था कि उसका हुआन फेंग के प्रति किस तरह का रवैया था। दूसरे कमांडर का चेहरा लगातार बदल रहा था। निस्संदेह वो इस आदमी के शब्दों का अर्थ जानता था। वो हुआन फेंग को नियंत्रित करना या मारना भी चाहता था। हालांकि वो अपना मन नहीं बना सका, क्योंकि अब हुआन फेंग का उनके प्रति बहुत अच्छा रवैया है। जाहिर है वो उनके पक्ष में है, इसलिए उसने हुआन फेंग से बात करना शुरू कर दिया। ये थोड़ी बकवास है। इसके अलावा यदि कार्रवाई विफल हो जाती है तो हुआन फेंग क्रोधित हो जाएंगे और परिणाम अकल्पनीय होंगे। रुको और देखो, मुझे देखने दो, दूसरे कमांडर ने कहा। उसे सुना और फिर नहीं बोला।
अब पहला आशावादी नहीं है, पूरे देश में वास्तव में अंतिम फैसला दोनों का ही होता है। उन्होंने कहा, इंतजार करें और देखें, हर कोई आपत्ति नहीं करेगा। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1000 पैसा एक व्यक्ति पर। हुआन फैंग को नहीं पता था कि उसने उड़ते हुए ज़ोबी को 6 पल्स दिव्य तलवार से मार डाला, जिससे बेस कैंप के उच्च स्तर पर एक बड़ा झटका लगा। उसने जो ताकत दिखाई उससे बहुत से लोग डर गए। यदि हुआन फैंग की वर्तमान तकनीक मार्शल आर्ट की दुनिया में है, शायद कल्पना और कल्पना की दुनिया में, तो कोई समस्या नहीं है। मुख्य बात यह है कि यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दुनिया है और इसकी तकनीक स्पष्ट रूप से बहुत अजीब है। हुआन फैंग से पहले वो भी ग्राउंड कार्ड रखना चाहता था, इसलिए वो अपने सभी रहस्यों को उजागर नहीं होने दे सकता था। इसलिए वो खुद से नहीं उड़ा, केप के साथ नहीं उड़ा और अपनी निलंबित स्पोर्ट्स कार को उजागर नहीं किया। हालांकि इस अनजाने कौशल ने अभी भी कई लोगों को उसके बारे में चिंतित किया है। इस समय हुआन फैंग को स्पष्ट रूप से इसके बारे में पता नहीं था। इन उड़ने वाली लाशों का समाधान अवश्य किया जाना चाहिए। वे उड़ने वाले ज़ोंबी बहुत तेज हैं, यहाँ तक कि जब उन्होंने पहली बार उन लाशों को देखा तब भी वे भागने में सफल नहीं हुए। इसलिए हुआन फैंग इसे करना चुनेंगे, अन्यथा जब तक वो और अधिक चीजें उजागर नहीं करना चाहेगा तब तक वो खतरे में रहेगा। तो वास्तव में हुआन फैंग के पास कोई विकल्प नहीं है। 6 पल्स तलवार के लिए हुआन फैंग अब शुरुआत की तुलना में अधिक कुशल है। निस्संदेह यह उनमें से केवल एक है। जहां तक अन्य 5 चैनलों की बात है, उन्होंने इसे अभी तक नहीं सीखा है। हालांकि उसके सामने का दृश्य केवल एक ही स्पंदन है, जो पर्याप्त है। आखिरकार वो अब एक प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ है। उसके शरीर में बहुत सारी ऊर्जा है, जो उसके लिए 6 पल्स तलवार का उपयोग सीखने के लिए पर्याप्त है। 6 पल्स वाली दिव्य तलवार का जादू यह है कि इसका कोई निशान नहीं है। दूसरा पक्ष छिपना भी चाहे तो छिप नहीं सकता। प्रभाव बहुत अच्छा है। इसके अलावा हुआन फैंग विशेष रूप से उड़ने वाले ज़ोबी के सिर पर वार करता है। सिर इन ज़ोबी की कमजोरी है, इसलिए इसे केवल 1 या 2 बार ही मारा जा सकता है। 6 नाड़ी वाली दिव्य तलवार का आक्रमण प्रभाव आग्नेयास्त्रों से भी अधिक शक्तिशाली है। अब पीछे के लोग यही देख रहे हैं। जब हुआन फैंग इंगित करेगा, ज़ोबी मर जाएगा। दरअसल हुआन फैंग लगातार 6 पल्स तलवार का इस्तेमाल कर रहे हैं। अंततः हुआन फैंग के लगातार हमले के तहत वे लाशें विमान पर हमला करने से पहले ही मर गईं और हुआन फैंग आगे बढ़ने में सक्षम हो गए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हुआन फैंग के प्रति क्या रवैया अपनाता है, कम से कम उसके पास ऐसी क्षमता है और इस बार सफलता की संभावना और भी अधिक है। नंबर 2 ने वीडियो में हुआन फैंग को देखा और दूसरों से कहा। बाकी सभी ने सिर हिलाया। हुआन फैंग के पास ऐसे कौशल है, काम खत्म करना ही सही है। यदि वो इसे पूरा नहीं कर सकता तो दूसरों को भेजना और भी बेकार है। कुछ घंटों की उड़ान के बाद दूसरी तरफ हुआन फैंग अंततः गांव के शहर में पहुंचे। एक खुली जगह पर हेलीकॉप्टर उतरा और उन्हें नीचे उतार दिया। बाकी कारोबार हुआन फैंग पर ही निर्भर करता है। जब हुआन फैंग ने कर्नल मैनिंग द्वारा दिया गया नक्शा निकाला और उसे अम्ब्रेला कंपनी की इमारत मिली, तो वो सीधे वहां पहुंच गया। हालांकि कुछ ज़ोंबी रास्ता रोक रहे थे, फिर भी उनकी संख्या बहुत बड़ी नहीं थी। इसके अलावा हुआन फैंग एक व्यक्ति थे और गतिविधि अधिक सुविधाजनक थी। वो यहाँ लाशों को मारने के लिए नहीं, बल्कि कार्य को पूरा करने के लिए आया था। इसलिए अधिकांश समय वो बचने और सीधे गंतव्य पर जाने का विकल्प चुनता था। वो ज़ोंबी से तभी लड़ेगा यदि वो उससे बच नहीं सकता। लगभग 10 मिनट की ड्राइव के बाद हुआन फैंग आखिरकार अम्ब्रेला कंपनी की इमारत में आ गया। हुआन फैंग ने इसे देखा। यदि उन्हें पहले से सूचित नहीं किया गया होता तो किसने सोचा होता कि इमारत के नीचे 20 से अधिक मंजिलें थीं? हुआन फैंग, सावधान रहें, आप अपने लक्ष्य के करीब हैं। दूसरा पक्ष आपको किसी भी समय दिखाएगा। इस समय हुआन फैंग के चेस्ट कम्युनिकेटर ने दूसरे नेता की आवाज सुनी। इस बार हुआन फैंग न केवल एक कैमरा बल्कि एक संचारक भी लेकर आए थे, जो बात कर सकता है, ताकि बीच रास्ते में हुआन फैंग को किसी भी जरूरत से बचाया जा सके। मुझे पता है, मैं सावधान रहूंगा। हुआन फैंग के समाप्त होने के बाद उन्होंने संचारक को बंद कर दिया। इस समय इस पर अधिक ध्यान देना ही बेहतर है। कमांडर 2 सही है। इस घटना के साथ कि पहले लड़ाकू दल ने कंपनी में घुसपैठ की थी, अब अम्ब्रेला कंपनी के बॉस बुल्वो को पता है कि वरिष्ठ प्रबंधन को उन पर और उनकी कंपनी पर संदेह हो सकता है। इसके अलावा लड़ाकू दल के सभी सदस्य वापस नहीं गए और यहीं मर गए। दूसरा पक्ष निश्चित रूप से हार नहीं मानेगा और किसी को आने के लिए भेजेगा। तो इस दूसरे उन्होंने व्यापक रेंज की निगरानी की। जब हुआन फैंग कंपनी भवन के बाहर पहुंचे तो अंदर मौजूद सभी लोगों को यह पता चल गया। बॉस, कोई फिर आ रहा है। ओह, ऐसा लगता है कि मैंने कोई गलती नहीं की। उन्हें हम पर शक हुआ होगा। हालांकि ये कैसे होगा? ऐसी दुनिया में वे बहुत से लोगों को यहाँ आने के लिए नहीं भेज सकते। जब उन्होंने औषधि विकसित कर ली है ज़ोबी को हल करें, वे देखेंगे कि मेरा जीन योद्धा ज़ोबी से भी अधिक भयानक है। ब्रावो अपने कार्यालय में बेतहाशा हंसते हैं। हाथ में जीन योद्धा के साथ वो उन लोगों से नहीं डरता जो परेशानी की तलाश में है। अभी उसे समय चाहिए। जब तक उसके पास समय है वो और अधिक जीन योद्धा बना सकता है। उस समय तक पूरी दुनिया उसकी अपनी होगी। इसीलिए पहले बुलवाल डॉक्टर जिम को ज़ोबी वायरस एजेंट को विकसित करने और हल करने देने के लिए अनिच्छुक था। अब उसे अपने लिए अधिक समय खरीदने के लिए ज़ोबी की मदद की जरूरत है। इस बार कितने लोग आए हैं? हंसने के बाद बुलवाल ने पूछा। एक व्यक्ति, उस आदमी ने उत्तर दिया। बस एक तो? ब्रावो थोड़ा चौंक गए। हालांकि वो जानता था कि लाशों के कारण वे अधिक लोगों को यहाँ आने के लिए नहीं भेज सकते थे, लेकिन अब वे एक व्यक्ति को यहाँ आने के लिए भेजते हैं। क्या यह उनके प्रति बहुत अपमानजनक है? शायद सम्रांत सैनिक पहले यहाँ आए थे, लेकिन वे भी इसे स्वीकार कर सकते हैं। इस बार केवल एक को यहाँ भेजा गया था, क्योंकि वे इस व्यक्ति पर अधिक विश्वास करते हैं, या वहाँ कोई भी आने को तैयार नहीं है। और या क्या ऐसे कई लोग हैं जो सुरक्षा के रास्ते में ज़ोबी द्वारा मारे गए हैं? क्या कारण है? ब्रावो को नहीं पता। हालांकि वो जानना नहीं चाहता, क्योंकि वो अकेला है, इसलिए उसे डर भी कम लगता है। सुरक्षा को उसकी देखभाल करने दीजिए।
मैं अपने जीन योद्धा का अकेले उपयोग नहीं करना चाहता। ब्रावो ने हाथ हिलाने की परवाह नहीं की और कहा कि उनमें से 6 पहले आ चुके हैं और वो जीन योद्धा की क्षमता भी देखना चाहते थे, इसलिए उन्हें लड़ने की अनुमति दी गई थी। लेकिन अब केवल एक ही व्यक्ति है, इसलिए है लड़ने की जरूरत नहीं। हाँ, वो आदमी उसके आदेश पर गया। ओह, ये तेजी से आ रहा है। इस समय हुआंग फैंग को भी लगा कि कई लोग उनके पास आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि उसे दूसरी तरफ से दिखाया गया है। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1066 अंतर्राष्ट्रीय इशारे। हुआंग फैंग को ज्यादा परवाह नहीं थी। आखिरकार वो भी जानता था कि बिना आवाज के वो सीधे आगे नहीं बढ़ सकता। पिछले लड़ाकू समूह के साथ दूसरे पक्ष की रक्षा अधिक कठोर थी, जो पूरी तरह से कल्पना योग्य थी। छूना इस समय अचानक एक गोली आई। हुआंग फैंग थोड़ा झुक गया और गोली गलती से गुजर गई। बाद में उसे जल्दी ही एक आश्रय मिल गया। जाहिर है दूसरे पक्ष ने हमला करना शुरू कर दिया है। आश्रय मिलने के बाद आसपास का क्षेत्र गोलियों से भर गया था। ये पिछले वीडियो के व्यक्ति जैसा नहीं दिखता। हुआंग फैंग ने अपने चारों ओर गोलियों को महसूस किया और खुद से कहा, हालांकि अब उन पर कई गोलियां हमला कर रही हैं, लेकिन सटीकता इतनी अधिक नहीं है। इसके अलावा वे लोग जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक अपने आप से करीब हैं, जो कि पिछले वीडियो के लोगों की तुलना में बहुत धीमा है। इसलिए हुआंग फैंग ने निष्कर्ष निकाला कि जिन लोगों से वह आया है वे सामान्य लोग होने चाहिए, न कि पिछले वीडियो के लोग। इसका मतलब है मुझे नीची दृष्टि से देखना। हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा कि दूसरे पक्ष ने स्पष्ट रूप से सोचा कि खुद से निपटने के लिए वीडियो में व्यक्ति को पहले भेजना अनावश्यक था। इस मामले में हुआंग फैंग उनके प्रति विनम्र नहीं है। साथ ही वो हाथ में हथियार लेकर जवाबी हमला करता है और साथ ही वो धीरे धीरे दूसरी तरफ पहुंचता है। दूसरे पक्ष को हुआंग फैंग की योजना का पता नहीं है, लेकिन वो भी धीरे धीरे हुआंग फैंग के पास आ रहा है। दूरी काफी कम होने के बाद हुआंग फैंग निर्णायक रूप से बंकर से बाहर कूद गया। फिर वो लोगों की ओर दौड़ता है और गति उसे मूल स्थान पर भी एक छाया छोड़ देती है। उन लोगों को उम्मीद नहीं थी कि हुआंग समिट अचानक बंकर से बाहर निकल आएगा या सीधे उनके पास पहुंच जाएगा। उनके पास लगभग 10 लोग हैं, लेकिन हुआंग फैंग के पास केवल एक ही व्यक्ति है। क्या यह सही है कि फ़ारेनहाइट को हमेशा बंकरों से एक दूसरे पर और खुद पर तथा दूसरों पर गोली नहीं चलानी चाहिए? इसलिए इन लोगों की आत्मा थोड़ी मूर्ख है। हालांकि यह समय लंबा नहीं है, लेकिन काफी घातक भी है। जब वे प्रतिक्रिया करते हैं और बंदूक के थूथुन को स्थानांतरित करना चाहते हैं और हुआंग फैंग को फिर से गोली मारना चाहते हैं, तो हुआंग फैंग उनकी तरफ से होता है। छूना हुआंग फैंग सुरक्षा गार्डों के करीब पहुंचने के बाद उसके दाहिने हाथ में मौजूद बंदूक बाहर निकली और एक आदमी की ठुड्डी पर जा लगी। यह इतना शक्तिशाली था कि वो आदमी तुरंत उड़ गया। हुआंग फैंग के एक ही प्रहार से उसकी ठुड्डी भी टूट गई। टकराना। हुआंग फैंग ने अपना दाहिना पैर पीछे मारा और अपने करीब एक व्यक्ति को बाहर कर दिया। दूसरा पक्ष सीधे दीवार से टकराता है और फिर से उठने में विफल रहता है। लड़ाई को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए हुआंग फैंग इस बार कोई प्रयास नहीं छोड़ सकते। अब वो एक प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ है और उसके सामने ये लोग सिर्फ सामान्य लोग हैं, इसलिए उसके पूर्ण हमले के तहत मूल रूप से ये सब एक हिट है। कोई भी उसके हमले से बच नहीं सकता है। बैंग बैंग। बाकी लोग इस वक्त ज्यादा डरे हुए हैं। हुआंग फैंग बहुत मजबूत है। केवल एक ही सांस में उनमें से 2 की मृत्यु हो जाती है, इसलिए वे बिना किसी परवाह के हुआंग फैंग पर गोली चलाते हैं। हालांकि वे सभी निराश हैं, क्योंकि उन्होंने कई गोलियां चलाई, लेकिन उनमें से कोई भी हुआंग फैंग को नहीं लगी। लेकिन हुआंग फैंग की हत्या जारी है। इन लोगों के हाथों में बंदूकें इस वक्त बिल्कुल खिलौने जैसी हैं। वे हुआंग फैंग को और अधिक नुकसान नहीं पहुंचा सकते, यहाँ तक कि उन्होंने भ्रम के कारण अपने ही लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया। 1 मिनट से भी कम समय में सभी सशस्त्र सुरक्षाकर्मी बिना किसी आवाज के जमीन पर लेट जाते हैं, जबकि हुआंग फैंग को खुद इन लोगों ने छुआ भी नहीं है और घायल होने की संभावना भी कम है। यहाँ लड़ाई की पूरी प्रक्रिया दोनों पक्षों के लोगों ने पर्दे के पीछे से देखी थी। इस समय दूसरे कमांडर को हुआंग फैंग के कौशल के बारे में अधिक जानकारी थी, लेकिन उनमें डर भी अधिक था। हालांकि हुआंग फैंग का कौशल जितना मजबूत होगा, उनकी मदद उतनी ही अधिक, उतनी ही कम होगी। ऐसे लोगों के लिए जिन्हें पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, उनके दिल रेन के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है। यह विचार भी अधिक दृढ़ है कि कुछ लोग हुआंग फैंग के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। और अम्ब्रेला कंपनी के बॉस ब्यूरो ने भी यहाँ कैमरे के माध्यम से हुआंग फैंग द्वारा अपने अधीनस्थों की हत्या की पूरी प्रक्रिया को देखा। वो हुआंग फैंग के कौशल से हैरान था। जब वो हुआंग फैंग को मारने के लिए और लोगों को भेजना चाहता था, तो अब यह था कि जो 10 लोग पहले गए थे वे मर चुके थे। पूरी प्रक्रिया में 1 मिनट से भी कम समय लगा। वो भी नहीं आए जिन लोगों को समर्थन भेजना है। हुआंग फैंग अपने कपड़े ठीक करता है और फिर अपनी मध्यमा उंगली को दीवार के कोने में लेके कैमरे की ओर उठाता है। उन्होंने पहले भी कैमरा देखा है। संभवतः अब अम्ब्रेला कंपनी के लोग कैमरे के माध्यम से यहाँ की स्थिति को देख रहे होंगे। हुआंग फैंग को दूसरे पक्ष का मूड खराब करने में कोई आपत्ति नहीं है। गधा, ये गधा मेरा तिरस्कार करता है। मैं इस लानत आदमी को जाने नहीं दूंगा। निगरानी कक्ष में बुलवो ने कैमरे के माध्यम से हुआंग फैंग के अंतर्राष्ट्रीय हाव भाव को स्पष्ट रूप से देखा। वो तुरंत क्रोधित हो गया। उसका दाहिना हाथ उसके सामने मेज पर टूट गया और उसका चेहरा गुस्से से भर गया। उसका जीन योद्धा अभी सफलतापूर्वक विकसित किया गया है। वो अच्छे मूड में था और कल्पना करने लगा कि वो अपने जीन योद्धा से दुनिया को जीत लेगा और दुनिया पर खुद राज करेगा। उस समय वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होगा। कोई भी उनके आदेशों की अवहेलना करने का साहस नहीं कर सकता था। इस समय हुआंग फैंग अकेले ही घुस गया। उसके सामने उसके 10 से अधिक लोगों को मार डाला और अंत में उसने खुद पर अपनी मध्य उंगली भी उठाई। वो BRVO से कैसे नाराज नहीं होंगे, जो पहले से ही बहुत घमंडी है। चलो, नंबर 1 को इस आदमी को साफ करने दो। मैं उसे उसके अहंकार के लिए भुगतान करने दूंगा। ब्रावो ने जोर से आदेश दिया कि हालांकि हुआंग फैंग ने अभी अभी मॉनिटर में महान कौशल दिखाया है, ब्रावो को स्पष्ट रूप से अपने जीन योद्धा पर अधिक भरोसा था। उसे लगा कि उसका जीन योद्धा हुआंग फैंग को हरा सकता है और उसे पूरी तरह से मार सकता है। हाँ बॉस, इसका तत्काल आदेश दिया गया। इस समय हुआंग फैंग जल्दी में नहीं है।
वो जानता है कि अम्ब्रेला कंपनी के लोग आसानी से खुद को अपने मुख्यालय के करीब नहीं आने देंगे और उनसे निपटने के लिए कोई होगा, लेकिन वह नहीं जानता कि वे सामान्य सुरक्षाकर्मी होंगे या पिछले वीडियो में उस स्तर के सैनिक होंगे। और छाता कंपनी ने हुआंग फेंग को निराश नहीं किया और उसे लंबे समय तक इंतजार नहीं करने दिया। काफी देर तक हुआंग फेंग ने देखा कि कुछ ही दूरी पर लिफ्ट की लाइट जल रही थी और कोई फिर आया। हुआंग फेंग अलर्ट पर था। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही उसने उसे मार डाला। उसी समय उसने महसूस किया कि एक आकृति लिफ्ट से बाहर निकली है और वह भी उतनी ही तेज थी। ये टुकड़े भी बाहर लाता है। हुआंग फेंग को अपने दिल में थोड़ा खौफ महसूस हुआ। ऐसा लगता है कि इस बार वीडियो में वही होना चाहिए। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1067 लचीलापन। एक ध्वनि को स्पर्श करें। दोनों गलती से एक साथ नहीं टकराए, लेकिन नतीजा ये हुआ कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे का फायदा नहीं उठाया, हर कदम पीछे हट गए। ऐसा परिणाम न केवल हुआंग फेंग को थोड़ा आश्चर्यचकित करता है, बल्कि निगरानी वीडियो के पीछे के दोनों पक्षों को भी थोड़ा झटका लगता है। कमांडर 2 और अन्य ने पहले हुआंग फेंग के कौशल को देखा है। वे ये भी जानते हैं कि हुआंग फेंग की ताकत बहुत मजबूत है। परिणाम स्वरूप उनके प्रतीत होने वाले शक्तिशाली प्रहार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। स्वाभाविक रूप से वे द्रवित और आश्चर्यचकित होंगे। ऐसा लगता है कि वह आदमी जितना हमने पहले सोचा था उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। दूसरे कमांडर ने कहा कि पहले उन्होंने मोटे तौर पर अनुमान लगाया था कि छाता कंपनी में सैनिकों की ताकत लेवल 5 ज़ॉम्बी से अधिक होनी चाहिए, लेकिन वे लेवल 6 ज़ॉम्बी के स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। हालांकि अब ऐसा लगता है कि उनका अनुमान गलत है और इस आदमी की ताकत लेवल 6 ज़ॉम्बीज या उससे भी ऊपर पहुंच जानी चाहिए थी। क्या हुआंग फेंग कार्य पूरा कर सकता है? वह आदमी बहुत मजबूत है। इस समय एक बूढ़ा व्यक्ति चिंतित था। हालांकि कुछ लोग अपने दिलों में हुआंग फेंग से डरते हैं और यहाँ तक कि उसके खिलाफ लड़ना चाहते हैं, या तो उसे नियंत्रित करना चाहते हैं या उसे मारना चाहते हैं, लेकिन ये ज़ोंबी पूरी तरह से हल होने के बाद है। हुआंग फेंग का मजबूत कौशल अभी भी बहुत उपयोगी है क्योंकि ज़ोंबी वायरस बेतहाशा फैल रहा है, इसलिए वे इस समय नहीं हो सकते हैं। ठीक है, हुआंग फेंग ने इसे शुरू किया था और स्वाभाविक रूप से नहीं चाहते थे कि इस समय उनके साथ कोई दुर्घटना हो। अगर इस समय हुआंग फेंग के साथ कोई दुर्घटना हुई तो यह उनके लिए बहुत बड़ा झटका होगा। ये ठीक होना चाहिए। हुआंग फेंग रहस्यमय दिखता है। शायद कोई और तरीका है जो हम नहीं जानते, एक अन्य बुजुर्ग ने कहा। बस उनका लहजा कोई खास सकारात्मक नहीं है। आखिरकार छत्र कंपनी में आदमी की ताकत बिल्कुल भी कमजोर नहीं होती। यह उनका बेस कैंप है और तुरंत सपोर्ट करता है। हुआंग फेंग के पास कोई अन्य साधन नहीं है। वे स्पष्ट नहीं है, इसलिए वे पूरी तरह विश्वास नहीं कर सकते कि हुआंग फेंग जीतेंगे। मुझे लगता है हुआंग फेंग ये कर सकता है। इस समय दूसरे कमांडर ने कहा कि वो हुआंग फेंग में विश्वास करता है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि वो हुआंग फेंग पर विश्वास क्यों करते हैं। उसके बाद उसने स्क्रीन को कसकर देखा, हुआंग फेंग के थोड़ी गरिमापूर्ण चेहरे को देखा और नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था। यह असंभव है, यह असंभव है। वो नंबर 1 के हमले के तहत कैसे पीछे हट सकता है? यह नकली होना चाहिए। दूसरे पर उनके शांत प्रदर्शन की तुलना में ब्रावो की प्रतिक्रिया अधिक तीव्र है। जाहिर है वो सामने आए तथ्यों को स्वीकार नहीं कर पाता। पहले के पूर्ण प्रहार के तहत 5वें स्तर के ज़ोंबी का भी विरोध करना असंभव है, लेकिन वीडियो में व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है। जाहिर है सबसे पहले मजबूत बात यही है कि मैंने इसका फायदा नहीं उठाया। इससे बुल्बो के लिए इसे स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या यह व्यक्ति इन लोगों द्वारा भेजा गया है? जैसे कि उसका नंबर 1 पिछले 2 वर्षों में अनुसंधान के सभी परिणाम, क्या उसमें भी वही ताकत है? यदि आप जीन योद्धा के साथ दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं तो असफल होना संभव नहीं है। ये सच नहीं होना चाहिए। वे मेरे जैसे जीन सैनिक विकसित नहीं कर सकते थे। अन्यथा ज़ोंबी का समाधान उनके द्वारा बहुत पहले ही कर दिया गया होता और उन्होंने यहाँ एक व्यक्ति को नहीं भेजा होता। बुल्बो लगातार खुद को आराम देने के कारणों की तलाश में रहता है। हालांकि ये तो वही जानते हैं कि इस वक्त उनका मन थोड़ा परेशान है। यदि सरकार वास्तव में उन्हीं सैनिकों पर अपने जीन सैनिकों के रूप में शोध करती है तो उसे नुकसान हो सकता है। हालांकि वह जीन सैनिक स्वयं बना सकता है, लेकिन यह स्पष्ट है कि उत्पादन क्षमता के मामले में उसकी तुलना देश से नहीं की जा सकती। इसलिए बुल्बो केवल खुद को आराम दे सकता है। हुआंग फेंग एक आदमी है, एक असली आदमी है, अपने नंबर 1 की तरह एक सुधारित आदमी नहीं है। इस बार बुल्बो ने गलत अनुमान नहीं लगाया है। हुआंग फेंग वास्तव में एक व्यक्ति है जो दूसरों द्वारा नियंत्रित नहीं है, एक वास्तविक व्यक्ति है। जब दोनों पक्षों के पीछे के लोग विलाप करते हैं तो हुआंग फेंग और जीन योद्धा फिर से एक साथ लड़ते हैं। आप आते हैं और मुझसे लड़ते हैं, लेकिन आप हर समय एक दूसरे का फायदा नहीं उठा सकते। हुआंग फेंग को इस समय यह भी समझ आया कि उनका प्रतिद्वंद्वी निश्चित रूप से इस समय और स्थान में मिला सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी था। वो जिस बुनुल से पहले मिला था वो उसके सामने वाले आदमी जितना मजबूत नहीं था। उसके सामने वाले आदमी की ताकत 5वें स्तर पर ज़ोंबी के स्तर को पार कर गई है। कितना कठिन प्रतिद्वंद्वी है। हुआंग फेंग ने भावना से आह भरी, लेकिन ये सिर्फ भावना है। उसे निराशा महसूस नहीं हुई क्योंकि अभी तक उसने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी, या फिर लिंगबो माइक्रोसेटिप भी काम नहीं आया था। हालांकि उसके सामने वाला व्यक्ति लेवल 5 ज़ोंबी से अधिक शक्तिशाली है। उसकी व्यापक ताकत लेवल 6 ज़ोंबी की ताकत होनी चाहिए। मार्शल आर्ट की दुनिया की ताकत के अनुसार उसकी ताकत हुआंग फेंग के समान प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ होनी चाहिए और कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष पर कब्जा नहीं कर सकता। हालांकि हुआंग फेंग का लिंगबो सूक्ष्म कदम उच्च स्तर पर दुश्मनों को मार सकता है, समान स्तर पर विरोधियों का सामना करने पर कोई दबाव नहीं होता। ब्रश हुआंग फेंग के छोटे छोटे कदम शुरू हो गए हैं और पूरा व्यक्ति टेढ़ा और टेढ़ा होना शुरू हो गया है। उसके चारों ओर सभी परछाइयां हैं, जैसे एक ही समय में दर्जनों हुआंग फेंग हैं, जिससे लोग यह नहीं बता सकते कि असली कौन है। जब हुआंग फेंग ने लिंगबो माइक्रोसेटिप का इस्तेमाल किया तो मॉनिटर के पीछे के 2 उच्च स्तरीय लोग फिर से चौंक गए। अब वे वास्तव में हुआंग फेंग को नहीं जानते हैं और हुआंग फेंग समय समय पर कुछ अकल्पनीय क्षमताएं दिखाएंगे।
इस समय अपने सामने वाले व्यक्ति से निपटने के लिए हुआंग फेंग कुछ भी छिपाने में मदद नहीं कर सकता। यदि लिंग बो सूक्ष्म कदमों का उपयोग नहीं करता है तो वो दूसरे व्यक्ति का फायदा नहीं उठा सकता है। जाहिर है जीन योद्धा यह नहीं बता सकता कि असली हुआंग फेंग कौन है। लड़ाई के बाद वो अक्सर परछाई से टकराता है और कोई असर नहीं कर पाता। इससे पहले हालांकि वो हुआंग फेंग का फायदा नहीं उठा सकता था, फिर भी वो हुआंग फेंग को मार सकता था। आखिर उनकी डिग्री धीमी नहीं है। हालांकि अब उसके लिए हुआंग फेंग तक पहुंचना असंभव है, उसे केवल छाया ही मिल सकती है। बेशक हुआंग फेंग इस अवसर को नहीं चुकेंगे। वो दूसरे पक्ष से एक मुट्ठी से लड़ेगा और दूसरे पक्ष से पीछे हट जाएगा। यदि वो पैरवी करना चाहता है तो वो इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकता। स्पर्श का मुक्का, जिसे हुआंग फेंग लंबे समय से ताकत जमा कर रहा है, शक्तिशाली है और सीधे दूसरे पक्ष के चेहरे को नीचे गिरा देता है। हालांकि ये भयावह है कि दूसरे पक्ष की पुनर्प्राप्ति क्षमता हुआंग फेंग से भी अधिक मजबूत है। हुआंग फेंग की हैरान आंखों में 5 सेकंड के भीतर वो हमेशा की तरह ठीक हो गया। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1068 गहरा भूमिगत मुख्यालय। यह क्या बदतमीजी है, हुआंग फेंग ने हैरान चेहरे के साथ खुद से कहा। यह उसके लिए ठीक होने के लिए बहुत मजबूत है। उसने बस अपनी मुट्ठी पर मुक्का मारा, लेकिन उसने अपना पूरा चेहरा दबा लिया। नतीजा ये हुआ कि वो जल्द ही ठीक हो गए। यह आश्चर्यजनक है। उनकी कल्पना में भविष्य में मानव विकास के बाद उन्हें बीमारियों पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। मजबूत शारीरिक गुणवत्ता, मजबूत ताकत, उच्च चपलता और अच्छी उछाल होनी चाहिए। साथ ही उनकी रिकवरी क्षमता भी काफी मजबूत है। इस संबंध में वो लोगों के शरीर को समय से पहले विकसित करने में मदद करने के लिए मानव जीन का अध्ययन और परिवर्तन करता है। सौभाग्य से डॉक्टर जिम की मदद से उन्होंने अंततः ऐसी जीन औषधि विकसित की। उसके सामने तो पहला ही पहला है। भविष्य में उसके पास और भी जीन योद्धा होंगे। उस समय वो संसार पर राज्य करेगा। इस समय दूसरे कमांडर और अन्य लोग जीन योद्धा की असामान्य पुनर्प्राप्ति क्षमता को देखकर चौंक गए। क्या ये कोई राक्षस है? क्या यह अमर नहीं है? इतना लचीला? ठीक है, मैं देखना चाहूंगा कि आपकी पुनर्प्राप्ति सीमा कहाँ है, हुआंग फेंग ने खुद से कहा। उसके बाद उसने अपना हमला तेज कर दिया और उसका अभिवादन करता रहा। हालांकि हुआंग फेंग के पास वापस लड़ने की शक्ति नहीं थी और उन्हें बहुत सारी चोटें लगी, लेकिन वो हमेशा कम से कम समय में ठीक होने में सक्षम थे। मैं सचमुच इस पर विश्वास नहीं करता। हुआंग फेंग ने अपने शरीर से खंजर निकाला। ये खंजर भी कर्नल मैनिंग द्वारा उन्हें जाने पर दिए गए उपकरणों में से एक है। कहा जाता है कि यह अत्यंत तीक्ष्ण होता है। हुआंग फेंग ने अभी तक इसकी कोशिश नहीं की है। ब्रश करने के बाद हुआंग फेंग जीन योद्धा के करीब था। उसके हाथ में खंजर अचानक नीचे लहराया गया और उसकी बांह पर काट दिया गया। तेज खंजर ने हुआंग फेंग के शरीर की ऊर्जा के साथ मिलकर हुआंग फेंग को आसानी से अपने प्रतिद्वंदी की बांह काटने पर मजबूर कर दिया। हालांकि जीन योद्धा अभी भी हुआंग फेंग पर जोरदार हमला कर रहा है, जैसे कि उसे कोई दर्द नहीं था। यहाँ तक कि हुआंग फेंग की स्तब्ध कुंग फू का फायदा उठाते हुए उसने हुआंग फेंग को मारा और उसे थोड़ा चोट पहुंचाई। हालांकि हुआंग फेंग को छोटे घाव की परवाह नहीं थी। उसने जीन योद्धा की ओर देखा और अंततः देखा कि उसका हाथ फिर से नहीं बढ़ा। उसे राहत मिली। दरअसल इस जीन योद्धा में बॉडी रिकवरी की क्षमता भी होती है। हालांकि ठीक होने में थोड़ा अधिक समय लगता है। यह उतना आसान नहीं है जितना पहले उसके शरीर के अन्य हिस्सों में लगी चोट थी। यदि हुआंग फेंग 2 या 3 दिनों तक प्रतीक्षा करता है तो वो दूसरे की बाहों को बढ़ते हुए भी देख सकता है। बेशक हुआंग फेंग के लिए दूसरे पक्ष को इतना लंबा समय देना या इतना लंबा इंतजार करना असंभव है। नहीं, यह असंभव है। आप ऐसा नहीं कर सकते। ये देखकर कि हुआंग फेंग ने जीन योद्धा की बांह की शिकन को आसानी से काट दिया, बुल्वो का चेहरा अविश्वसनीय था। तुम्हें पता है, जीन योद्धा की रक्षा बहुत मजबूत है। जरूरी नहीं कि साधारण गोलियां उसे चोट पहुंचाएं। अब हुआंग फेंग बस एक साधारण खंजर का उपयोग करता है और अपना हाथ काट देता है, जो स्पष्ट रूप से उसे अस्वीकार्य बनाता है। बेशक ब्रावो को नहीं पता था कि खंजर ने इस मामले में बहुत बड़ी भूमिका नहीं निभाई है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका हुआंग फेंग के शरीर की विशेष ऊर्जा की थी। अन्यथा यदि कोई अन्य व्यक्ति खंजर का उपयोग करता है तो जीन योद्धा की बांह काटना असंभव है। इस शुरुआत के साथ निम्नलिखित चीजें करना बहुत आसान हो गया है। हालांकि दूसरे पक्ष की रक्षा मजबूत है और पुनर्प्राप्ति क्षमता असामान्य है। हुआंग फेंग जानबूझकर अपने 4 अंगों पर हमला करने के बाद केवल व्यर्थ संघर्ष कर सकता है। हालांकि वो ऐसा करता है, ये क्रूर है, लेकिन यह अच्छा नहीं है। इससे पहले कि इस आदमी ने युद्ध समूह के लोगों के साथ व्यवहार किया, साधन भी अपमानजनक थे, इसलिए हुआंग फेंग पर कोई दबाव नहीं है। इसके अलावा हुआंग फेंग को लगता है कि यह व्यक्ति अब वास्तविक व्यक्ति नहीं हो सकता है। ऐसा लगता है कि उसका शरीर बहुत बदल गया है, लगभग एक रोबोट की तरह, इसलिए उस पर कोई दबाव नहीं है। 5 मिनट से भी कम समय में हुआंग फेंग ने अंततः इस जीन योद्धा को हल कर दिया। दूसरे पक्ष की दुखद मौत को देखते हुए हुआंग फेंग के मन में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं हुआ। फिर वो सीधे लिफ्ट में गया और अम्ब्रेला कंपनी के भूमिगत मुख्यालय में जाने के लिए तैयार हुआ। इस समय दूसरा कमांडर और अन्य लोग बहुत उत्साहित थे। आखिरकार हुआंग फेंग ने वास्तव में उस स्तर के सैनिकों को मार डाला, जिससे वो कार्य पूरा करने के एक कदम और करीब आ गया। स्वाभाविक रूप से वे बहुत खुश थे। अब हम निश्चिंत हो सकते हैं कि अम्ब्रेला समूह बहुत समस्याग्रस्त है और वे स्वाभाविक रूप से और अधिक जानना चाहते हैं। लेकिन बुल्वो का मूड जाहिर तौर पर उतना अच्छा नहीं था। वो इस समय घबरा गया और उसने अपने अधीनस्थों से कहा, जल्दी करो, लोगों को लिफ्ट के दरवाजे को हथियारों से बंद करने दो और उसे जीवित बाहर नहीं आने दो। उनके आदेश से कई सुरक्षाकर्मी बंदूकें लेकर लिफ्ट के दरवाजे पर आ गए। बंदूकों का निशाना लिफ्ट के दरवाजे पर था। प्रत्येक मंजिल पर लिफ्ट के दरवाजे पर कई लोग इंतजार कर रहे थे, जो लिफ्ट से हुआंग फेंग के प्रकट होने का इंतजार कर रहे थे। इन सुरक्षा कर्मियों को आमतौर पर पेशेवर रूप से प्रशिक्षित किया जाता है, जो सामान्य सैनिकों से भी बदतर नहीं है। बुल्वो स्पष्ट रूप से भविष्य के लिए तैयार है। आनुवंशिक एजेंटों के विकास के बाद ये सुरक्षाकर्मी सबसे अच्छे वाहक है।
हुआंग फैंग के लिफ्ट में प्रवेश करने के बाद उसने लिफ्ट में लगे कैमरे को तोड़ दिया। इस तरह निगरानी कक्ष के लोग लिफ्ट की स्थिति नहीं देख सकते हैं। हालांकि बाहर वे अभी भी देख सकते हैं कि लिफ्ट के फर्श की संकेतक लाइट लगातार चालू है और वे देख सकते हैं कि हुआंग फैंग जिस लिफ्ट से जाते हैं वो लगातार नीचे उतर रही है। अंत में लिफ्ट भूमिगत 10वीं मंजिल पर रुकती है। वहां मौजूद लोग घबराए चेहरों के साथ लिफ्ट के दरवाजे पर अपनी बंदूकें तान देते हैं। जब लिफ्ट का दरवाजा खोला जाएगा तो वे हिंसक हमला करेंगे। आखिरकार लिफ्ट का दरवाजा धीरे से खोला गया। बाहर के लोगों को लिफ्ट की स्थिति दिखाई नहीं दी, बस भीषण आग लग गई। परिणाम स्वरूप लिफ्ट खाली थी, कुछ भी नहीं बचा था और हुआंग फैंग की आकृति गायब हो गई। लिफ्ट के बाहर लोग हैरान थे। उन्होंने एक दूसरे की आंखों पर चर्चा की और एक साथ लिफ्ट में चले गए। जब पहले दो लोग लिफ्ट में दाखिल हुए तो लिफ्ट के ऊपर से एक काली छाया गिरी। उसने चालू लिफ्ट को पकड़ लिया और फिर हाथ में बंदूक लेकर अन्य लोगों पर लगातार गोली चलाती रही। बाहर के कुछ लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि वे वापस लड़ना चाहते हैं, लेकिन वे अब लड़ रहे हैं। उन्होंने जो गोलियां चलाई उनका कोई असर नहीं होता सिवाय सामने वाले के अपने ही लोगों को लगने के। हुआंग फैंग पहले ही वहां से निकल चुका है और भीड़ में घुस गया है, जो कि उनके लिए प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत तेज है। हालांकि गोलियां बज रही हैं और अम्ब्रेला कंपनी के कई सुरक्षाकर्मी हुआंग फैंग को घेर रहे हैं। असली दृश्य यह है कि हुआंग फैंग एक तरफ उन सुरक्षाकर्मियों की हत्या कर देता है। उन लोगों के पलटवार का हुआंग फैंग पर कोई असर नहीं हुआ। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1069 बॉय की आत्महत्या। बॉस चलो जल्दी चलते हैं, बाहर सुरक्षाकर्मी लगभग अजेय है। निचले निगरानी कक्ष में ब्रावो ने हुआंग फैंग को अपने अधीनस्थों का नरसंहार करते देखा, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। हुआंग फैंग के सामने वे सुरक्षाकर्मी उन बच्चों की तरह थे जो बिना किसी प्रतिरोध के दिग्गजों का सामना कर रहे थे। ब्रावो समझ गए कि सरकार हुआंग फैंग को अकेले ही भेजेगी। ये वास्तव में हुआंग फैंग था जो इतना शक्तिशाली था। कहने का तात्पर्य यह है कि एक जीन योद्धा केवल उसके लिए खतरा पैदा कर सकता है और उसे अधिक लड़ना चाहिए और कम लड़ना चाहिए। समय की कमी के कारण उसके पास केवल एक जीन योद्धा है। अन्य अभी तक बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में सक्षम नहीं हुए हैं, इसलिए उसके पास हुआंग फैंग के हमले से निपटने का कोई रास्ता नहीं है। जब उसने अपने आदमियों की बातें सुनी तो बुल्वो ने भी प्रतिक्रिया दी। अभी दूसरी चीजों के बारे में सोचने का वक्त नहीं है, उसे भागना होगा, अन्यथा जब हुआंग फैंग आता है तो वो भाग नहीं सकता। इसलिए अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के तहत बुल्वो भाग गया। निचली मंजिल पर एक हेलीकॉप्टर था जो उनका अंतिम जीवन रक्षक था। यहाँ की इमारत को खास तौर पर डिजाइन किया गया था। जब तक ऊपर का विशाल आवरण खुला रहता वो हेलीकॉप्टर लेकर नीचे की मंजिल से सीधे उड़ सकता था। इसलिए बुल्वो को लगा कि जब तक वो हेलीकॉप्टर में प्रवेश करेगा ये सुरक्षित है। इस समय तक हुआंग फैंग पहले ही 10वीं मंजिल से नीचे गिर चुका था और उसने दूर से हेलीकॉप्टर को स्टार्ट होते देखा था। भागना चाहते हो? यह इतना आसान नहीं है। हुआंग फैंग ने कई लोगों को घबराहट में विमान में चढ़ते देखा। वो मुस्कुराए और अपने आसपास मौजूद अन्य सुरक्षाकर्मियों की परवाह किए बिना सीधे हेलीकॉप्टर की ओर दौड़ पड़े। हुआंग फैंग, उस आदमी को भागने मत दो। इस समय यहाँ दूसरे कमांडर को कैमरे के माध्यम से देखकर अचानक माइक्रोफोन चालू हो गया और हुआंग फैंग से कहा, समझो वो भाग नहीं सकता। हुआंग फैंग ने कहा। उसके बाद डिग्री के पैर तेजी से। जब हुआंग फैंग हेलीकॉप्टर के किनारे पर पहुंचा तो हेलीकॉप्टर को धीरे धीरे ऊपर उठाया गया था और हुआंग फैंग को कोई जल्दी नहीं थी। उसने अपने शरीर में ऊर्जा उठाई और विमान के प्रोपेलर पर अपनी उंगली उठाई, लेकिन 6 पल्स वाली तलवार चल रही थी। 6 पल्स इंजन का प्रभाव गोली की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है, इसलिए प्रोपेलर जिसे साधारण गोली से क्षतिग्रस्त नहीं किया जा सकता है वो हुआंग फैंग 6 पल्स यान के हमले के तहत आसानी से नष्ट हो जाता है। विमान अचानक ऊपर जाने की क्षमता खो देता है और फिर अजीब तरह से गिर जाता है। स्पर्श विमान जमीन से टकराया और जमीन पर ढेर सारी चिंगारियां उठी। हुआंग फैंग आगे बढ़े और कई लोगों को विमान से बाहर खींच लिया। चूंकि अभी उड़ान की ऊंचाई अधिक नहीं थी, इसलिए जब विमान नीचे गिरा, हालांकि वे घायल हो गए, लेकिन जान का खतरा नहीं था। हुआंग फैंग ने उन्हें एक एक करके पूरा किया। मुझे मत मारो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। यह वह है, वो यहाँ का मालिक है। उसने ज़ोंबी वायरस लीक कर दिया। इस समय सफेद कोट पहने एक व्यक्ति ने अचानक हुआंग फैंग से कुछ कहा और प्रार्थना की कि हुआंग फैंग उसे जाने दे। उसने अभी अभी हुआंग फैंग का तरीका देखा था और रास्ते में उसने कई लोगों को मार भी डाला। उसे डर था कि हुआंग फैंग उसके साथ भी ऐसा ही करेगा। और जिस व्यक्ति ने हुआंग फैंग से दया की भीख मांगी वो प्रयोगशाला का वर्तमान प्रभारी व्यक्ति है। पूर्व नंबर 2 व्यक्ति, वो व्यक्ति जिसकी ओर उसने इशारा किया था, निश्चित रूप से बुल्वो। ब्रावो ने उस आदमी की ओर गुस्से से देखा और कहा, तुम्हारी मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? यदि वो अतीत में होता तो वो बुल्वो से बहुत डरता, हालांकि वर्तमान स्थिति में वो स्पष्ट रूप से हुआंग फैंग से अधिक डरता है। बुल्वो, उठो, तुम मरने वाले हो और मुझे धमकी भी देते हो। मैं तुमसे नहीं डरता। यह ज़ोंबी वायरस है जिसे तुमने लीक किया और किसी अन्य कंपनी के किसी व्यक्ति द्वारा चुराए जाने का नाटक किया। ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता। आदमी ने बुल्वो से कहा। अब जीवित रहने के लिए वो स्पष्ट रूप से इतनी परवाह नहीं कर सकता है और जैसा कि उसने कहा, बुल्वो समाप्त हो गया है। उसे अब उससे डरने की जरूरत नहीं है। न बुल्वो उस आदमी को धमकी देने के लिए तैयार था, लेकिन हुआंग फैंग ने उसे लात मारी और कहा, चुप रहो और मेरे साथ वापस जाओ, फिर तुम्हारे पास बात करने का मौका है। हाँ, तुम मुझे वापस पकड़ना चाहते हो, यह असंभव है, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ोगे। इसके बाद उसका चेहरा अचानक सफेद पड़ गया और फिर उसके मुंह से झाग निकलने लगा। कुछ ऐठन के बाद उसने हिलना बंद कर दिया। हुआंग फैंग जल्दी से नीचे बैठ गया और उसे देखने लगा। अब दूसरा पक्ष मर चुका है। दूसरे पक्ष के मुंह खोलने पर उसने जहर खाकर जान दे दी। जाहिर है गिरफ्तार होने के बाद वो अपने इलाज के बारे में सोच सकते हैं। एक स्वाभिमानी व्यक्ति के रूप में वो स्पष्ट रूप से एक और कैदी नहीं बनना चाहता। वो मर चुका है, उसे जहर दिया गया है। हुआंग फैंग ने टेलीफोन के माध्यम से दूसरे कमांडर से कहा, ठीक है, हमने वो देखा है।
आप उस आदमी को अभी वापस ला सकते हैं, वो ज़ोबी वायरस के बारे में कुछ जान सकता है, दूसरे कमांडर ने कहा। ठीक है। हुआन फेंग ने अपनी आंखों की ओर देखा और जमीन पर लेट गया। सफेद कोट वाले आदमी ने सिर हिलाया। उसके बाद हुआन फेंग उन लोगों की ओर मुड़े जो उनके करीब थे और कहा, अब और विरोध मत करो, आपका मालिक मर चुका है। यदि आप अब अपने हथियार डाल देते हैं तो आप अभी भी अपनी जान बचा सकते हैं। ज़ोंबी वायरस के कारण संपूर्ण मानव जगत की जनसंख्या में नाटकीय रूप से गिरावट आई है, इसलिए हुआन फेंग और अधिक लोगों को नहीं मारना चाहता, अगर वो उन्हें नहीं मारता। इसके अलावा ज़ोंबी वायरस के संबंध में ये स्पष्ट है कि उनका बॉस ही अपराधी है। ये लोग सिर्फ आदेश का पालन कर रहे हैं। अब जब उनका मालिक मर गया है तो उन सभी को मारने की कोई जरूरत नहीं है। हुआन फेंग की बातें सुनने के बाद वे लोग एक दूसरे की ओर देखने से झिझकने लगे। बुलवों के बिना अब कोई भी उन पर आदेश नहीं देगा, उन्हें अब इस बारे में खुद सोचना चाहिए। जब उनमें से एक ने पहली बार अपने हथियार डाले तो दूसरों ने भी यही निर्णय लिया। हुआन फेंग को भी ये देखकर राहत मिली कि इन लोगों ने अपने हथियार डाल दिए हैं। हालांकि वो इन लोगों से डरता नहीं है, लेकिन वह और अधिक हत्या नहीं करना चाहता है। उसे मानव जाति के उत्थान के लिए और अधिक बीज रखने चाहिए। उसके बाद हुआन फेंग ने जमीन पर पड़े सफेद कोट को देखा और कहा, जहां तक आपकी बात है, पहले मेरे पीछे आओ। ठीक है, ठीक है, आदमी ने झट से कहा कि जब तक उसकी जान बची है वो कुछ भी कह सकता है। इसके अलावा हुआन फेंग बुल्लों की तुलना में बात करने में बेहतर है। उसके बाद हुआन फेंग सफेद कोट के साथ चले गए। जहां तक बाकियों की बात है, वे फिलहाल यहीं हैं। वे एक साथ बहुत से लोगों को राजधानी नहीं ले जा सकते। बाहर की तुलना में यह अभी भी बहुत सुरक्षित है। ज़ोंबी वायरस की समस्या हल होने के बाद इन लोगों को बाहर निकालने में देर नहीं हुई है। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1070 पारस्परिक लाभ। हुआन फेंग ने सफेद कोट में डॉक्टर के साथ छाता समूह के भूमिगत मुख्यालय को छोड़ दिया। पहले हेलीकॉप्टर में सवार हुए और पूरे रास्ते राजधानी लौट आए। रास्ते में अब कोई उड़ता हुआ ज़ोंबी नहीं था, इसलिए यात्रा बहुत अच्छी रही। हुआन फेंग, अच्छा काम, कड़ी मेहनत। हुआन फेंग के हेलीकॉप्टर के उतरने के बाद जब हुआन फेंग विमान से उतरे तो वो दूसरे कमांडर और अन्य वरिष्ठ प्रबंधकों की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब उन्होंने हुआन फेंग को विमान से उतरते देखा तो दूसरा कमांडर उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने आया। ये ठीक है, ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है, हुआन फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा कि हालांकि गांव की यात्रा खतरनाक लगती है, लेकिन वास्तव में ये ठीक है। उसे किसी वास्तविक खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। हुआन फेंग को केवल इस बात की परवाह थी कि उसने कुछ ताकत प्रदर्शित की थी। आपको पता होना चाहिए कि दूसरा प्रमुख देख सकता है कि यहाँ क्या हुआ। मुझे उम्मीद है कि वे ज्यादा नहीं सोचेंगे, हुआन फेंग ने अपने दिल में सोचा। दूसरे निदेशक द्वारा हुआन फेंग को प्रोत्साहित करने के बाद अन्य वरिष्ठ प्रबंधक भी हुआन फेंग का विनम्रता से स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। वे हुआन फेंग को लेकर बहुत उत्साहित थे। यदि ये दृश्य एक शांतिपूर्ण युग में पैदा हुआ था और अन्य लोगों द्वारा जाना जाता था तो हुआन फेंग कई लोगों के लिए ईर्ष्या का विषय होगा। लेकिन अब बचे हुए इंसान स्पष्ट रूप से इस बात को लेकर अधिक चिंतित हैं कि क्या वे जीवित रह सकते हैं और कब ज़ोंबी को पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है। हुआन फेंग, मैं आपसे बाद में अग्रिम पंक्ति में जाने के लिए कह सकता हूँ। हमारे लोग आपको अधिक प्रचार करने में मदद करेंगे। हालांकि मुझे हुआन फेंग से डर लगता है, लेकिन वर्तमान में हुआन फेंग इन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। जैसा कि कर्नल मैनिंग ने पहले कहा था, ज़ोंबी वायरस के खिलाफ दवाएं विकसित होने से पहले लोगों को आशा भेजने के लिए एक नायक की आवश्यकता होती है। इसके अलावा ऐसा चरित्र उनके घरों के बाद के पुनर्निर्माण के लिए भी उपयोगी है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि दूसरे कमांडर ने कर्नल मैनिंग के प्रस्ताव से सहमत होने का फैसला किया है। दूसरे राष्ट्रपति की व्यवस्था सुनने के बाद हुआन फेंग थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। हालांकि उन्होंने जल्द ही इसका पता लगा लिया। ये मामला दोनों पक्षों के लिए अच्छा है। सरकार के ये वरिष्ठ अधिकारी उसका उपयोग एक उदाहरण स्थापित करने और जीवित मनुष्यों को प्रोत्साहित करने के लिए करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कब। सूची की भूमिका बहुत बड़ी है और हुआन फेंग इस तरह से भाग्यशाली हो सकते हैं। भविष्य में एक कंपनी शुरू करना उनके लिए बहुत मददगार है ताकि वे इंसानों पर अच्छी छाप छोड़ सके या उनकी पूजा भी कर सके। इसके अलावा उन्होंने इस बार सरकार की मदद की, ज़ोंबी वायरस के स्रोत की जांच पूरी की और फिर उनके दिलों को स्थिर करने में मदद की। जब उन्होंने अपनी खुद की कंपनी शुरू की तो वे उनके लिए कुछ सुविधाएं प्रदान करेंगे। हुआन फेंग अभी भी इसे बहुत महत्व देते हैं। इसलिए थोड़ा सोचने के बाद हुआन फेंग फिर से सरकार के साथ सहयोग करने के लिए सहमत हो गए और अगले समय में खुद को और अधिक दिखाने के लिए तैयार थे। दूसरा कमांडर ये देखकर बहुत प्रसन्न हुआ कि हुआन फेंग सहमत हो गया। हालांकि उनके पास प्रोफेसर लानी की शोध सामग्री और हुआन फेंग द्वारा पकड़ा गया सफेद कोट था, जिसे ज़ोंबी वायरस के बारे में भी जाना जाना चाहिए। और अंततः डॉक्टर फिलिप्स के प्रयास। इसका विरोध करने के लिए एक दवा विकसित करना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। ज़ोंबी वायरस, हालांकि इसमें समय लगेगा। कोई नहीं जानता कि इसमें कितना समय लगेगा, और अगर दवा विकसित भी हो जाती है और ज़ोंबी से निपटने के लिए दवा का उपयोग किया जाता है तो इसमें कुछ समय लगेगा। इस समय में कई लोगों के लिए यह अभी भी निराशाजनक है। इसलिए हुआन फेंग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। भविष्य में हुआन फेंग से कैसे निपटना है, इसके बारे में दूसरे कमांडर ने नहीं सोचा है, लेकिन उसे हुआन फेंग की पहचान जाननी होगी। उसके बारे में सब कुछ जानना होगा और समझना होगा कि उनके प्रति हुआन फेंग का रवैया क्या है। उस स्थिति में दूसरा कमांडर हुआन फेंग के प्रति अपना रवैया तय कर सकता है। उसके बाद हुआन फेंग शिविर में अपने अस्थायी निवास पर वापस चला गया। जहां तक उस सफेद कोट की बात है जो वो वापस लाया था, जो लोग उसे लेने आए थे वे उसे ले गए। जाहिर है उनके मन में कई सवाल थे और वे सफेद कोट से पूछना चाहते थे। अगली अवधि में कर्नल मैनिंग, जैसा कि अपेक्षित था, हुआन फेंग को राजधानी के सभी जीवित मानव सभा स्थानों पर ले जाने के लिए आए। जहां खतरा है वहां हुआन फेंग की आकृति है। इस अवधि में हुआन फेंग लगभग हर दिन ज़ोंबी से लड़ रहा है। शिविरों का समर्थन करने के लिए कर्नल मैनिंग का अनुसरण करें और उनके प्रयास कारगर भी है। कम से कम राजधानी में बचे हुए इंसान हुआन फेंग को जानते हैं और यहाँ तक कि उनकी पूजा भी करने लगते हैं।
इसके अलावा कर्नल मैनिंग उपरोक्त अर्थ के अनुसार हुआंग फेंग के वीरतापूर्ण कार्यों को लगातार रेडियो के माध्यम से प्रसारित करते थे। कुछ समय के लिए हुआंग फेंग पूरे देश यहाँ तक कि दुनिया का हीरो बन गया। जब तक रेडियो सुनने वाले लोग, ऐसा कोई नहीं है जो हुआंग फेंग के बारे में नहीं जानता हो, ऐसा कोई नहीं है जो हुआंग फेंग के बारे में नहीं जानता हो, और प्रभाव अच्छा है। फीडबैक जानकारी के अनुसार हुआंग फेंग की लोगों द्वारा अधिक से अधिक प्रशंसा की जा रही है। उस हद तक दूसरे कमांडर और कर्नल मैनिंग की ओर से भी कुछ भविष्यवाणियां की गई है। कई लोगों की नजर में हुआंग फेंग उनके उद्धारकर्ता बन गए हैं। हुआंग फेंग को लगता है कि उनकी वर्तमान पहचान फिल्म ऑन अर्थ में संयुक्त राज्य अमेरिका के कप्तान के समान है। वो पूरे देश के प्रचार का लक्ष्य, देश के नायक और लोगों के संरक्षक संत है। मुझे कहना होगा कि यह एहसास वाकई अच्छा है। जब हुआंग फेंग आग से लड़ने और हर जगह प्रदर्शन करने में व्यस्त थे, तो उनके द्वारा वापस लाए गए सफेद गाउन की पूछताछ खत्म हो गई थी। वो व्यक्ति स्पष्ट रूप से मृत्यु से डरता था और वो सब कुछ कहता था जो वो जानता था। उन्होंने जो कहा उसके अनुसार ज़ॉम्बी वायरस डॉक्टर जिम द्वारा विकसित किया गया था। हालांकि वायरस का विकसित होना पूरी तरह से एक दुर्घटना थी। वो मूल रूप से एक आनुवंशिक एजेंट विकसित करना चाहते थे जो मानव विकास में मदद कर सके। हालांकि उसमें गलती से ज़ॉम्बी वायरस विकसित हो गया। ये कहना होगा कि डॉक्टर जिम वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। सबसे पहले डॉक्टर जिम ज़ॉम्बी वायरस को नष्ट करना चाहते थे, लेकिन अब ज़ॉम्बी वायरस चोरी हो गया है और लीक हो गया है। बॉस बुलवाल ने दावा किया कि यह अन्य कंपनियों का व्यावसायिक जासूस था जिसने ज़ॉम्बी वायरस चुराया था, क्योंकि उसे इस चीज की गंभीरता का पता नहीं था। उसने अनजाने में वायरस लीक कर दिया और मानव आपदा का कारण बना। हालांकि इस मौत से डरने वाले सफेद गाउन के बारे में अनजाने में पता चल गया था। वस्तुतः ये सब बुल्वो का स्वनिर्देशन एवं स्व अभिनय मात्र था। यहाँ तक कि कंपनी के कई वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें शामिल हुए। उनका उद्देश्य मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को नष्ट करना था। फिर जब आनुवंशिक चिकित्सा विकसित हुई तो वे उद्धारकर्ता के रूप में सामने आए। उस स्थिति में वो बिना किसी प्रतिरोध के दुनिया पर राज कर सकता है। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1071 ज़ॉम्बी समस्या का निपटान। ये कहना होगा कि ब्रावो वास्तव में महत्वाकांक्षी और पागल है। सौभाग्य से वो अंत में असफल रहा। यदि हुआंग फेंग ने इस समय उसे नहीं रोका, यदि उसने वास्तव में बहुत सारे जीन योद्धा तैयार किए, तो उसका लक्ष्य प्राप्त हो सकता था। और इस वजह से वरिष्ठ स्तर पर कई लोग जीन सैनिकों में बहुत रुचि रखते हैं और वे अंततः जानते हैं कि जो पहले वीडियो में उनकी लड़ाकू टीम को मार सकता है और हुआंग फेंग से भी लड़ सकता है, जिसका प्रदर्शन भी अद्भुत है, जीन योद्धा। क्योंकि पिछले वीडियो में वे हुआंग फेंग से डरे हुए थे, वे अपने अधिकांश जीवन में राजनीति करते रहे हैं। इसलिए हुआंग फेंग की मजबूत क्षमता को देखने के बाद पहली बात वे सोचते हैं कि हुआंग फेंग को कैसे नियंत्रित और संतुलित किया जाए। जीन सैनिकों का उद्भव उन्हें एक समाधान देता है। हालांकि उस वीडियो के माध्यम से ये लोग ये भी जानते हैं कि हुआंग फेंग की ताकत उन जीन योद्धाओं से अधिक मजबूत है। हालांकि एक बार जब बड़े पैमाने पर उत्पादन में जीन योद्धाओं की संख्या बढ़ जाती है, तो परिणाम कहना मुश्किल होता है। कम से कम उनके लिए ये जीन योद्धा एक अच्छा समाधान है जिसका उपयोग हुआंग फेंग को संतुलित करने के लिए किया जा सकता है, और वे ये भी मानते हैं कि क्योंकि सैनिक ऐसा कर सकते हैं। इसलिए चर्चा के बाद दूसरा कमांडर अंततः जीन योद्धा पर शोध जारी रखने के लिए सहमत हुआ। भले ही हुआंग फेंग से निपटना आवश्यक न हो, लेकिन जीन योद्धा भी एक शक्तिशाली हत्यारा है। सिर्फ इसलिए कि जो दवा लोगों को जीन सैनिक बना सकती है वो केवल प्रारंभिक उत्पाद है, फिर भी कुछ खामियां हैं। उनमें से एक ये है कि एक बार जब मानव शरीर को दवा का इंजेक्शन दिया जाता है, तो वो स्वयं सोचने की क्षमता खो देगा, जो रोबोट के समान है, और वो केवल आदेशों का पालन करेगा। हालांकि कई वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के लिए यह कोई समस्या नहीं है। इससे भी अधिक वे इस परिणाम को पसंद करते हैं। बिना अपनी सोच वाला व्यक्ति आज्ञाकारी व्यक्ति होता है, ऐसा व्यक्ति जो कभी विश्वासघात नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति उनके हाथ में सबसे शक्तिशाली हथियार होगा, जो वही है जो वे चाहते हैं। इसलिए हुआंग फेंग द्वारा कब्जा किया गया सफेद गाउन बदल गया और फिर से एक प्रयोगशाला का प्रभारी व्यक्ति बन गया। हालांकि इस बार उनकी सेवा का उद्देश्य बुल्वो नहीं बल्कि सरकार है। हालांकि इससे उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी ये सब लोगों को काम करने में मदद करने के लिए है। इसके अलावा इस बार यह अधिक उचित है और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसकी स्थिति में बहुत सुधार हुआ है, इसलिए उसे अभी भी बदलाव पसंद है। हुआंग फेंग इस व्यवस्था के बारे में बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। हुआंग फेंग से बचाव का एक मूल अर्थ है। वो ये कैसे जान सकता है? हुआंग फेंग ही नहीं, जीन सैनिकों, प्रयोगशाला की विशिष्टता के कारण आम लोग रास्ता नहीं जानते। यहाँ तक कि कर्नल मैनिंग भी नहीं जानते। पूरे देश में केवल नंबर 2 ही लॉन्ग है और यह बात उन 10 वरिष्ठ लोगों को पता है। और डॉक्टर फिलिप्स भी इस अवधि में बहुत व्यस्त है। मार्कस जो दवा लाया था वो कारगर साबित हुई है। इसमें मौजूद सामग्रियों का विश्लेषण करने के बाद उन्हें प्रयोग करने के लिए एक संक्रमित ज़ॉम्बी भी मिला। अंतिम परिणाम बहुत सुखद है। प्रयोग के लिए जो ज़ॉम्बी का उपयोग किया गया, शरीर में ज़ॉम्बी वायरस तेजी से कम हो गया। आधे दिन बाद ज़ॉम्बी वायरस शरीर से पूरी तरह से हटा दिया गया। हुआंग फेंग और सरकार के शीर्ष पर बैठे लोगों को पहली बार यह खबर पता चली और हर कोई बहुत खुश हुआ। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि ज़ॉम्बीज की समस्या हल हो गई है। ये तो बस पहला कदम है। वे हर ज़ॉम्बी को नहीं पकड़ सकते और उन्हें नशीली दवाओं का इंजेक्शन नहीं दे सकते। इसलिए डॉक्टर फिलिप्स के नेतृत्व में वैज्ञानिक उन दवाओं पर शोध करना जारी रखते हैं जो हवा के माध्यम से प्रसारित हो सकती हैं और ज़ॉम्बी वायरस को खत्म कर सकती हैं। सौभाग्य से पिछली दवा और प्रोफेसर लेनी के शोध डेटा के साथ डॉक्टर फिलिप्स और अन्य ने अपना शोध सुचारू रूप से किया है। लगभग 2 महीने के बाद उन्होंने सफलतापूर्वक एक प्रकार की दवा विकसित की है जो हवा के माध्यम से फैल सकती है और ज़ॉम्बी वायरस का प्रतिरोध कर सकती है। ये साबित करने के बाद कि औषधि वास्तव में उपयोगी थी, दूसरे कमांडर ने तुरंत बड़े पैमाने पर उत्पादन का आदेश दिया और फिर पहले से उत्पादित औषधि का तुरंत शाही राजधानी में उपयोग किया गया। और प्रभाव बहुत संतुष्टिदायक है। लगभग 1 दिन तक हवा में दवा के किण्वित होने के बाद पूरी शाही राजधानी की लाशें नीचे गिरने लगती हैं।
इनमें से कुछ तो पूरी तरह से मृत हो चुके हैं, कुछ धीरे धीरे सामान्य हो चुके हैं। जो लोग सामान्य हो गए हैं उन्हें काफी समय से काटा नहीं गया है। इसके अलावा जब उन्हें काटा गया तो उन्हें घातक चोट नहीं लगी। इसलिए एक बार जब ज़ोबी वायरस उनके शरीर में पहुंच गया तो वे वास्तव में जीवन में वापस आ गए, जिसके बारे में बहुत से लोगों ने सोचा नहीं था। हालांकि ये सभी जीवित मनुष्यों के लिए अच्छी खबर है, और यह बहुत अच्छी खबर है, जिसका अर्थ है कि अंतिम जीवित मनुष्यों की संख्या अधिक हो जाएगी। जैसे जैसे अधिक से अधिक दवाओं का उत्पादन किया जाता है और फिर उपयोग के लिए अन्य शहरों में ले जाया जाता है, अधिक से अधिक ज़ॉम्बी समाप्त हो जाते हैं। हालांकि जो इंसान पहले छिपते रहे हैं वे भी धीरे धीरे अपने छिपने के स्थानों से बाहर निकल रहे हैं और फिर से शहरों में प्रवेश कर रहे हैं, जैसे कि वे फिर से जीवित हों, धीरे धीरे लोकप्रियता हासिल कर रहे हों। और हुआंग फैंग से पहले की अटकलें गलत नहीं है। मनुष्य की अनुकूलनशीलता और जीवित रहने की क्षमता बहुत मजबूत है। हालांकि ज़ोंबी वायरस 2 साल से फैल रहा है और पूरे समाज का रहने का माहौल बहुत खराब है, फिर भी कई लोग हैं जो सफलतापूर्वक छिप गए हैं और ज़ोंबी वायरस से संक्रमित नहीं हुए हैं। इस समय ये धीरे धीरे प्रकट होता है। बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि ज़ोंबी वायरस बहुत हानिकारक नहीं है। दरअसल ज़ोंबी वायरस अभी भी बहुत हानिकारक है। पूरा समाज अस्त व्यस्त है, बुनियादी ढांचा नष्ट हो गया है, और ज़ोंबी वायरस के विस्फोट से पहले मनुष्यों की संख्या लगभग 10 बिलियन से बढ़कर अब 1 बिलियन से भी कम हो गई है। केवल 2 वर्षों में आपदा में 10 में से 9 लोग डोजोंग पूरी तरह से गायब हो गए। अब मनुष्य जिस समस्या की मांग कर रहा है वो है पुनर्निर्माण। सब कुछ फिर से शुरू करना होगा। हालांकि हर जगह अराजकता है, लेकिन हर जगह आशा है। इस समय हुआंग फैंग की कंपनी की स्थापना की गई है, क्योंकि पिछले सरकारी विभागों ने उन्हें प्रचारित किया था। जैसे ही उनकी कंपनी की स्थापना हुई, बड़ी संख्या में बच्चे लोग इसमें शामिल होना चाहते थे। हुआंग फैंग अब यकीनन दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। पिछले 2 महीनों में वो हर जगह प्रदर्शन करते हुए गुप्त रूप से दूसरे शहरों में भी गए और कई बैंकों को संरक्षण दिया। ये कहा जा सकता है कि दुनिया के सभी शहरों के बैंक वॉल्ट को हुआंग फैंग द्वारा संरक्षण दिया गया है और उनकी संपत्ति आश्चर्यजनक स्तर पर पहुंच गई है। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1072 तीव्र विकास। हुआंग फैंग का वर्तमान धन भंडार अगर इसे दूसरों द्वारा देखा जा सकता है तो मौत का खतरा हो सकता है। उसने दुनिया भर के सभी बड़े और मध्यम आकार के बैंकों को लूट लिया, जिसमें जमा बॉक्स पर करोड़ों जमा थे, जिससे पता चलता है कि हुआंग फैंग का व्यस्त समय अप्रभावी नहीं है। इसके अलावा ऐसा इसलिए है क्योंकि इस समय और स्थान और नम सिक्के में पैसे का विनिमय अनुपात 100:1 है, अन्यथा ये और भी बड़ा होने वाला है। हालांकि हुआंग फैंग ये भी जानते हैं कि यह धनराशि अभी भी दुनिया के सभी देशों की कुल धनराशि नहीं है। हो सकता है कि कुछ पैसा और सोना अन्य स्थानों पर छिपा हो। हालांकि हुआंग फैंग असंतुष्ट नहीं है। वो बहुत संतुष्ट है कि उसे इतना पैसा मिल सकता है। ये कहा जा सकता है कि यह अब तक का सबसे बड़ा स्थानांतरण है। हर दिन स्टोरेज बॉक्स पर नंबर देखकर हुआंग फैंग को एक तरह की अवास्तविक अनुभूति होती है। हुआंग फैंग पैसे की वजह से खुश है। हालांकि दुनिया के अन्य देशों के नेता इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। ज़ॉम्बी की समस्या हल हो गई है। उनके कार्य का फोकस राष्ट्रीय निर्माण करना है। यदि वे निर्माण करना चाहते हैं तो वे पैसे के बिना नहीं कर सकते। इसलिए जैसे ही ज़ोंबी समस्या हल हो गई, उन्होंने लोगों को पैसे और सोना निकालने के लिए प्रमुख बैंकों में भेजा। हालांकि तुरंत उन्हें पता चला कि बैंकों का सारा पैसा खत्म हो गया है। निस्संदेह ये सब खत्म नहीं हुआ था, अभी भी कुछ बिखरे हुए थे। कुल मिलाकर यह कोई छोटी संख्या नहीं थी। बस ऐसा पैसा एक बैंक के लिए सही था। लोगों के लिए यह अभी भी एक खगोलीय संख्या है, लेकिन एक देश के लिए ये बहुत कम है, बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। इसलिए सभी देशों के नेता खोए हुए धन की तलाश में व्यस्त हैं। उन्हें यह नहीं पता कि पैसा कैसे खो गया और किसने चुराया। वे इसे ढूंढ ही नहीं पाते। ज़ोंबी वायरस विस्फोट के कारण सभी बैंकों की निगरानी प्रणाली टूट गई है, इसलिए वे यह नहीं देख सकते कि पैसा कैसे गायब है। कुछ लोगों को संदेह है कि इसे ज़ोंबी द्वारा नष्ट कर दिया गया था। हालांकि ये स्पष्ट रूप से असंभव है। आखिरकार ज़ॉम्बीज के पास इसके बारे में सोचने का कोई तरीका नहीं है। वे गलती से बैंक में कुछ नष्ट कर सकते हैं, कागजी मुद्रा या कुछ और फाड़ सकते हैं, लेकिन अब दुनिया के सभी बड़े और मध्यम आकार के बैंकों में पैसा नहीं है। जाहिर है यह ज़ॉम्बीज द्वारा नहीं किया जा सकता, और पैसा बिना वजह गायब नहीं होगा। यदि यह ज़ोंबी नहीं है तो ये केवल मनुष्य है। हालांकि बैंक से इतना पैसा निकालने की इतनी बड़ी क्षमता किसके पास है? लोग अभी भी इसके बारे में नहीं सोच सकते। इसलिए जिन नेताओं के पास कोई रास्ता नहीं है वे केवल कागजी मुद्रा को दोबारा छापने का विकल्प चुन सकते हैं। इसके अलावा जो लोग सोने की खदान के लिए लोगों को भेजना जारी रखते हैं, वे अब भी कह सकते हैं कि कागजी मुद्रा किसी भी समय मुद्रित की जा सकती है और वे जितनी चाहें उतनी मुद्रित कर सकते हैं, लेकिन सोना नहीं। आखिरकार यह चीज सीमित है और वे अब और अधिक सोने की खदान पाने की आशा ही कर सकते हैं। हुआंग फैंग इस बात से चिंतित नहीं है कि दुनिया के देशों ने फिर से कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दिया है, क्योंकि भंडारण बॉक्स सभी प्रकार के सिक्कों को नरम सिक्कों में बदल सकता है और साथ ही यह नरम सिक्कों को किसी भी सिक्के में भी बदल सकता है। इसलिए उनका पैसा अभी भी उपयोगी है। हाथ में इतना पैसा होने पर हुआंग फैंग मूर्ख होगा यदि वो नहीं जानता कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। उन्होंने पूरी दुनिया में निवेश करना शुरू किया। हालांकि संदेह पैदा न करने के लिए उसने कई दासों का आदान प्रदान भी किया। हुआंग फैंग के लिए दासों के आदान प्रदान का दबाव बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए बोलने के लिए वो कितना विनिमय करना चाहता है इसमें कोई समस्या नहीं है। यदि हुआंग फैंग व्यक्तिगत रूप से हर देश में निवेश करते हैं तो उनके पास इतना समय और ऊर्जा नहीं है, और यदि कोई जांच करता है तो वो स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते हैं। इसलिए प्रत्येक देश निवेश के लिए एक प्रतिनिधि भेजता है, और अब सभी देश समृद्धि की प्रतीक्षा में बर्बादी की स्थिति में हैं। जो लोग पैसे से निवेश करते हैं उनके लिए ये बहुत स्वागत योग्य है। इसलिए दुनिया में हुआंग फैंग का निवेश अच्छा चल रहा है, जिससे हुआंग फैंग बहुत अच्छे मूड में है। और मार्कस की स्थिति भी अच्छी है, क्योंकि पहले ज़ोंबी वायरस विस्फोट की प्रतिष्ठा के साथ हुआंग फैंग कुछ सुरक्षा कर्मियों को बहुत आसानी से या यहाँ तक कि थोड़ा बहुत भर्ती करना चाहता था। हालांकि सभी चीजें हुआंग फैंग के अर्थ के अनुरूप नहीं है।
कम से कम जब वो नहीं जानता है तो कोई उससे निपटने के लिए पहले से ही चर्चा कर रहा है। मुझे लगता है कि हुआंग फैंग को खत्म कर देना चाहिए। कल जब मैं निरीक्षण के लिए अगली जगह पर गया तो कई शहरों में कुछ लोगों ने हुआंग फैंग की मूर्तियां लगा दी थी। अब लोगों के बीच उनकी प्रतिष्ठा बहुत अधिक है, उनके शब्द बेहतर हैं हमारी नीतियों की तुलना में। इस समय चीन की राजधानी में एक विशाल और उज्ज्वल सम्मेलन कक्ष में देश के शीर्ष अधिकारी फिर से एक साथ बैठे और दूसरे राष्ट्रपति भी उपस्थित थे। आज की बैठक हुआंग फैंग के बारे में है। शायद हमें शुरुआत में उन्हें राष्ट्रीय आदर्श के रूप में प्रचारित नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब हमें अपने पैरों पर पत्थर फेंकने की भावना आ गई है। एक और बूढ़ा आदमी सहमत हो गया और बूढ़े व्यक्ति के शब्दों ने मेजर जनरल मैनिंग के चेहरे को भी थोड़ा बदसूरत बना दिया। उनके पिछले काम की सराहना करने के लिए उन्हें कुछ दिन पहले ही पदोन्नत किया गया था और उनका एक योगदान हुआंग फैंग के कार्यों को प्रचारित करना और लोगों के दिलों को स्थिर करने में मदद करना था। अब ज़ोबी वायरस की समस्या हल हो गई है, लेकिन हुआंग फैंग की प्रतिष्ठा हर किसी की उम्मीद से परे है। उनकी मूल उपलब्धियां उन पर एक दाग बन गई है। हाँ, मैं हुआंग फैंग के खिलाफ लड़ने के लिए भी सहमत हूँ। हम सभी उनकी ताकत जानते हैं। उनकी प्रतिष्ठा अभी भी बहुत ऊंची है, यहाँ तक कि मैंने सुना है कि निचली पंक्ति के कई लोग उन्हें चुनाव अभियान में भाग लेने और असली बनने के लिए बुला रहे हैं। देश के नेता, एक अन्य बूढ़े व्यक्ति ने कहा। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने दो लंबे और गुप्त रूप से चेहरे की ओर देखा। अब देश में अंतिम फैसला दो लोगों का है। हुआंग फैंग वास्तव में एक वास्तविक नेता बन गए। वह है दो लंबे हाथों से सत्ता हथियाना। दूसरे कमांडर के चेहरे में कोई बदलाव नहीं आया। हालांकि उनके करीब बैठा व्यक्ति अभी भी देख सकता था कि उनके चेहरे पर हल्की सी हरकत हो रही थी, लेकिन यह इतना स्पष्ट नहीं था। मैंने सुना है कि समय और अंतरिक्ष समूह अब अकेले हुआंग फैंग द्वारा स्थापित किया गया है। कंपनी अब तेजी से विकास कर रही है। थोड़े समय में ये जल्द ही चीन की सबसे बड़ी समूह कंपनी बन जाएगी। इसका व्यवसाय दायरा बहुत व्यापक है, जिसमें इंजीनियरिंग, निर्माण, चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य उत्पादन आदि शामिल हैं। ये कहा जा सकता है कि एक बार दिए जाने पर ये लोगों के जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करेगा। यदि उसके पास कुछ समय है तो वो पूरे देश की आर्थिक जीवन रेखा को भी नियंत्रित कर सकता है। दूसरे कमांडर के बगल वाले एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1073 जानबूझकर दमन। उसे इतने पैसे कहां से मिले? दूसरे कप्तान ने धीमी आवाज में कहा। मुझे नहीं पता। बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और कहा, उनकी कंपनी का पैसा अटूट लगता है निवेश के सभी पहलुओं में। जब तक यह एक लाभदायक उद्योग है तब तक उनके पास संपर्क है। आप कहते हैं क्या हुआंग फैंग के पैसे का बैंक में खोए हुए पैसे से कुछ लेना देना होगा? आखिरकार हम सभी हुआंग फैंग के कौशल को जानते हैं। अगर वो वास्तव में बैंक लूटने जाता है तो यह असंभव नहीं है। अचानक एक बूढ़े आदमी ने कहा। ठीक है, आपके लिए ऐसा कहना संभव है, एक अन्य बूढ़े व्यक्ति ने दोहराया। जब वो खाली होता था तो वो हमेशा कुछ समय के लिए गायब हो जाता था। हो सकता है कि वो बैंक में पैसे लूटने गया हो। ये संभावना नहीं है कि वो दुनिया की व्यापकता के कारण इतने कम समय में इतने सारे बैंकों को लूट लेगा। जाहिर है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पर बहुत ज्यादा यकीन नहीं करते। हो सकता है कि उसे कुछ मदद मिली हो। आखिरकार हमें उसकी स्थिति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। उसकी जानकारी की जांच हर समय चल रही है, लेकिन इसका कोई असर नहीं हो रहा है। हमें नहीं पता कि वो कहां से आया है या क्या उसकी पहचान है। वो हमारे लिए बहुत रहस्यमय है, बूढ़े ने कहा। हुआंग फैंग की पहचान की जांच हर समय चल रही है, हालांकि अभी भी कोई उपयोगी जानकारी नहीं है। हुआंग फैंग अचानक प्रकट होता है। वो कहां से आया यह कोई नहीं जानता। इसी वजह से दूसरे राष्ट्रपति को हुआंग फैंग पर संदेह है। बेशक अब उसे हुआंग फैंग के बारे में अधिक संदेह है। भी अप्रत्याशित रूप से हुआंग फैंग ने अपनी स्थिति को प्रभावित किया है। नंबर 2 कमांडर की नजर में हुआंग फैंग सिर्फ एक सक्षम युवा पीढ़ी थी जिसका इस्तेमाल किया जा सकता था। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हुआंग फैंग की प्रदर्शनी बहुत तेज थी और पूरी तरह से उनकी अपेक्षा से अधिक थी, जो उनकी लापरवाही भी थी। वो भूल गया कि लोग उन नायकों से कितनी अपेक्षा करते थे और उन्हें पसंद करते थे जो उन्हें पिछली दुनिया में बचा सकते थे। विशेषकर मार्कस ने हुआंग फैंग की प्रेरणा के तहत उन्होंने ज़ोबी वायरस का समाधान खोजने का श्रेय भी हुआंग फैंग को दिया और हुआंग फैंग की प्रतिष्ठा बढ़ेगी उच्चतर हो। अब दूसरा कमांडर हुआंग फैंग से बहुत डरता है। हुआंग फैंग ताकत, पैसा और प्रतिष्ठा चाहता है। यदि वो सचमुच अपना पद चाहता है तो यह असंभव लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम अज्ञात स्रोतों से आए लोगों को हमारे देश की आर्थिक जीवन रेखा को नियंत्रित नहीं करने दे सकते। इस तरह आप अंतरिक्ष समय समूह को अधिक सख्ती से नियंत्रित कर सकते हैं और भविष्य में अन्य उद्यमों का समर्थन कर सकते हैं। दूसरे ने कुछ देर तक झिझकते हुए आखिरकार धीरे से भीड़ से कहा। लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे समझ गए कि दूसरे कमांडर का मतलब हुआंग फैंग को मदद देना था। हुआंग फैंग के प्रति उनका रवैया पूरी तरह से बदल गया था। हालांकि यह अप्रत्याशित नहीं था। आखिरकार हुआंग फैंग ने पहले ही दूसरे कमांडर की स्थिति को प्रभावित कर दिया था। अगर उसने हाथ नहीं दिया तो यह अजीब होगा। हालांकि ये लोग स्पष्ट रूप से नहीं जानते हैं कि हुआंग फैंग को नंबर 2 कमांडर के पद में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसकी एकमात्र रुचि पैसा कमाना और अधिक पैसा कमाना है। क्या होगा अगर हुआंग फैंग संतुष्ट नहीं है? किसी ने धीमी आवाज में पूछा कि अगर उन्होंने कार्रवाई की तो हुआंग फैंग के हित प्रभावित होंगे। इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हुआंग फैंग असंतुष्ट थे। अगर वह असंतुष्ट है तो ये देश का निर्णय लेने का काम है। वो देश का सदस्य है, इसलिए उसे इसका पालन करना होगा। दूसरे कमांडर ने ठंडे चेहरे के साथ कहा। क्योंकि उसने अपने मन में एक निर्णय ले लिया था, इसलिए दूसरे कमांडर ने भी इसे पूरी तरह से जाने दिया और हुआंग फैंग के प्रति अपने रवैये में बदलाव को कोई रहस्य नहीं बनाया। घटनास्थल पर मौजूद सभी लोग हुआंग फैंग से बहुत डरते हैं। आखिरकार यदि हुआंग फैंग श्रेष्ठ बनना चाहता है तो यह उन सभी के हितों को प्रभावित करेगा। यदि वे आना चाहते हैं तो हुआंग फैंग के उनकी जगह लेने की संभावना है। इसलिए इस समय कोई भी हुआंग फैंग की मदद नहीं करेगा। एकमात्र जनरल मैनिंग, जिनके हुआंग फैंग के साथ बहुत सारे संपर्क हैं और उनके साथ अच्छे संबंध हैं, इस समय उन्होंने हुआंग फैंग के लिए बोलने की हिम्मत नहीं की।
हालांकि हुआन फैंग के साथ उनके अच्छे संबंध हैं, लेकिन यह निजी है। अब वो जो चर्चा कर रहे हैं वो राज्य के निर्णय लेने और राज्य के हितों पर है। निस्संदेह वो दूसरे कमांडर के पक्ष में होगा। बैठक के अंत में दूसरे निदेशक ने मैनिंग को पीछे छोड़ दिया और दूसरे पक्ष से पूछा, आपका हुआन फैंग के साथ सबसे अधिक संपर्क है, आपको क्या लगता है कि वो किस तरह का व्यक्ति है? हुआन फैंग, एक बहुत ही सहज व्यक्ति, जनरल मैनिंग ने धीमी आवाज में कहा और चुपचाप उसके चेहरे की ओर देखा। क्या आपको लगता है कि उसके पास कोई अवास्तविक विचार होंगे? दूसरा कमांडर जारी रहा। निस्संदेह मैनिंग को दूसरे लंबे मुंह में अवास्तविक विचार का अर्थ समझ में आ गया। उन्होंने एक पल के लिए सोचा और कहा, हुआन फैंग के बारे में मेरी समझ के अनुसार उन्हें अधिकारों में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि पैसा बनाने की ज्यादा चिंता है। उन्होंने आगे कहा, बेशक मुझे नहीं पता कि उसका असली विचार क्या है, हालांकि मैं उसे कुछ समय से जानता हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो मैं उसे बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता, वो मुझे हमेशा रहस्यमय लगता है। दूसरे कमांडर ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं देखता हूँ, तुम नीचे जाओ। इस बार मैनिंग चला गया। उनका इरादा हुआन फैंग के लिए बोलने का नहीं था, उन्होंने सिर्फ अपना असली विचार बताया। उन्हें बस यही उम्मीद थी कि दूसरे राष्ट्रपति गलत नहीं समझेंगे। मैनिंग के जाने के बाद दूसरा कैप्टन काफी देर तक अपनी सीट पर बैठा रहा और न जाने क्या सोच रहा था। युवा मास्टर, कंपनी में हाल ही में कुछ परेशानियां चल रही हैं। ऐसा लगता है कि सरकारी विभाग के लोग हमें शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उस दिन हुआन बिंग ने हुआन फैंग से कहा कि हुआन बिंग वो गुलाम था जिसे उसने स्टोरेज बॉक्स से बदला था और वो अपने देश के समय और स्थान समूह के लिए भी जिम्मेदार था। हुआन फैंग को पता था कि वो निश्चित रूप से इस समय और स्थान को छोड़ देगा, इसलिए वो यहाँ के मामलों के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता। ओह, क्या आपका मतलब शर्मिंदा होना है? हुआन फैंग थोड़ा स्तब्ध है। यह उनके सामने आने का पहला मौका है। उन्होंने देश के लिए योगदान दिया है। इसके अलावा उनके उन शीर्ष हस्तियों के साथ अच्छे संबंध हैं। अब देश भी जोर शोर से बुनियादी ढांचे का विकास कर रहा है और उसे उसके पैसे की जरूरत है, इसलिए उनकी पहले कभी मुलाकात नहीं हुई। कोई उनके लिए मुसीबत खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। क्या आप जानते हैं उनका क्या मतलब है? क्या आप कुछ लाल लिफाफे चाहेंगे? हुआन फैंग ने पूछा। नहीं होना चाहिए, हुआन ने कहा। शायद उपरोक्त नीतियां बदल गई हैं। वे हमें दबाना चाहते हैं और नहीं चाहते कि हम अकेले रहें। अब वे जानबूझकर कुछ कंपनियों का समर्थन कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे हमें चुनौती देना चाहते हैं और बाजार के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, कहा। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1074 कोई समय नहीं। बाजार प्रतिस्पर्धा। हुआन बिंग के शब्दों को सुनने के बाद हुआन फैंग ने अपनी भौहें उठाई और कहा, हालांकि वो दुनिया के पैसे को भी जानता है, वो इसे अपने दम पर नहीं बना सकता है और भविष्य में निश्चित रूप से और अधिक प्रतिस्पर्धी होंगे, लेकिन हुआन फैंग ने ऐसा नहीं किया। उम्मीद है कि प्रतिस्पर्धी इतनी जल्दी सामने आएंगे। तुम्हें पता है, अंतिम संस्कार का शरीर अभी हटा दिया गया है। ज्यादातर लोगों के पास अब पैसे भी नहीं है। हुआन फैंग ने इसके बारे में नहीं सोचा है, इसलिए जल्द ही प्रतिद्वंद्वी होंगे और जो बात उन्हें स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल बनाती है वो ये है कि उन विरोधियों के पीछे जेडेफ की छाया है। हुआन फैंग ने भी उनकी बहुत मदद की, उसने बदले में कुछ नहीं मांगा। हालांकि आप जानबूझकर मुझे परेशान नहीं कर सकते। हालांकि आखिरकार दूसरी पार्टी सत्ता में है और हुआन फैंग बहुत नाराज नहीं है। वो अभी भी दूसरी पार्टी के शासन में है और मिश्रित भोजन करता है। तो उन्होंने हुआन बिंग से कहा, इसे भूल जाओ, अगर प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है तो मैं इसे सहन कर लूंगा। वैसे भी इस दुनिया में पैसा हम नहीं कमा सकते। ठीक है, मुझे पता है क्या करना है। हुआन बिंग को हुआन फैंग के रवैये के बारे में पता चलने के बाद उन्हें पता था कि क्या उपाय करना है। हालांकि कुछ ही दिनों में हुआन बिंग को फिर से हुआन फैंग मिल गया। ऐसा नहीं है कि दूसरे पक्ष की क्षमता मजबूत नहीं है। इस बार हुआन फैंग द्वारा बदले गए दास सस्ते नहीं है। उनकी क्षमता पर संदेह करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि अब देश के शीर्ष स्तर को दूसरे पक्ष के समय और स्थान समूह के प्रति स्पष्ट रवैया रखना है। यदि वो बलवान भी हो तो भी उसका क्या उपयोग? क्या ऐसा है? ऐसा लगता है कि मुझे नेताओं से मिलना है। जब हुआन फैंग ने हुआन बिंग की रिपोर्ट सुनी तो उन्होंने एक निर्णय लिया। हुआन बिंग की रिपोर्ट के अनुसार उनकी रियायत का कोई असर नहीं हुआ। दूसरे पक्ष का मतलब भी प्रगति करना है। वे लगातार अपनी बाजार हिस्सेदारी कम कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरा पक्ष चाहता है कि वे विभिन्न नामों से धन दान करें और दान की राशि बहुत छोटी नहीं हो सकती। कारण यह है कि देश के सभी लोगों को देश के पुनर्निर्माण का समर्थन करना चाहिए। हुआन फैंग को अब समझ आ गया है कि दूसरा पक्ष वास्तव में खुद को निशाना बना रहा है। हालांकि वो नहीं जानता कि इस सिलसिलेवार घटनाओं के पीछे कौन और किस स्तर का व्यक्ति है। हालांकि चाहे वो किसी भी स्तर का हो, उसके देश के उच्चतम स्तर से अच्छे संबंध है। तो इस समय हुआन फैंग वास्तव में बहुत अधिक चिंता नहीं करता है। क्या जब तक उसके पास समय नहीं है? लेकिन जब हुआन फैंग दूसरे कमांडर से मिलने गए तो उन्हें आश्चर्यजनक परिणाम मिला। उसे दरवाजे के बाहर ही रोक दिया गया। तुम्हें पता है, हर बार जब वो पहले दूसरे कमांडर को खोजने आता था तो वो एक दूसरे को आसानी से देख पाता था, लेकिन इस बार उन्हें रोक दिया गया। जाहिर है, चीजें अलग है। हाँ, मैं लंबे समय से बैठकों में हूँ और मेरे पास मेहमानों से मिलने का समय नहीं है, सचिव ने हुआन फैंग से उदासीनता से कहा। आप जानते हैं, जब भी हुआन फैंग आते थे तो उनके चेहरे पर मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया जाता था। हुआन फैंग को अपने रवैये में बदलाव से कुछ समझ आ रहा था। ओह ठीक है, मैं यही इंतजार करूंगा। हुआन फैंग ने कहा कि किसी भी मामले में वो पहले स्थिति का पता लगाना चाहते हैं। लेकिन सचिव ने हुआन फैंग से कहा, मिस्टर हुआन, कृपया वापस आए, उसे बड़ा करें, आज कोई समय नहीं होगा। क्या वो खाता या आराम नहीं करता? बैठकों का दिन, वो रात में सम्मेलन कक्ष में नहीं रह सकता। हुआन फैंग ने जैसे को तैसा कहा। मिस्टर हुआन, कृपया अपने रवैये और लहजे पर ध्यान दें, अन्यथा मैं गार्डों को आपको बाहर निकालने दूंगा। सचिव का रवैया यथावत रहा। हुआन फैंग ने भौहें चढ़ा दी। वो दूसरे पक्ष से बहस जारी रखना चाहता था। हालांकि दूसरे पक्ष की पहचान को देखते हुए ये स्पष्ट है कि वो इस मामले का निर्णय नहीं कर सकता। दूसरे नेता का यही मतलब होगा, यहाँ उसे इतनी बातें करना बेकार है।
ठीक है, मैं पहले जाऊंगा, मैं कल वापस आऊंगा, हुआंग फैंग ने कहा। सचिव ने हुआंग फैंग की पीठ की ओर देखा, लेकिन उसने व्यंग्य किया। जनरल के सचिव के रूप में निश्चित रूप से वह जानते थे कि अपने नेतृत्व के रवैये को बनाए रखने के लिए उनका हुआंग फैंग के प्रति अच्छा रवैया नहीं होगा। इसके अलावा उनका यही मतलब था। इसलिए अगले कुछ दिनों में हुआंग फैंग हर दिन दूसरे राष्ट्रपति से मिलने गए और उन्हें दरवाजे के बाहर रोक दिया गया। वो हर समय एक दूसरे को नहीं देख सकते थे। हालांकि उनकी कंपनी बड़ी मुसीबत में थी। आखिर सरकार ने सीधे हस्तक्षेप किया। हालांकि हुआंग बिंग कड़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन प्रभाव स्पष्ट नहीं था। हुआंग फैंग इस समय समझ गए हैं। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस मामले में कोई दूसरा कमांडर होगा। हुआंग फैंग की एक दूसरे के प्रति अच्छी धारणा थी, लेकिन इसके बारे में सोचना आश्चर्य की बात नहीं है। यदि ये दूसरा कमांडर नहीं होता तो अकेले ऐसा करने का साहस कौन करता। भले ही यह अन्य अधिकारी हो, वे अपनी पहचान जानते हैं और वे इसे लापरवाही से करने की हिम्मत नहीं करते हैं। मैं दूसरे कमांडर हुआंग फैंग को नहीं देख सकता। मुझे वापस जाकर दूसरा विकल्प पूछना होगा। इस बार मैंने जनरल मैनिंग देखी। जनरल मैनिंग, मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं। मैं कैसे कह सकता हूं और मैं देश के लिए कैसे योगदान दे सकता हूं। अब कंपनी देश के पुनर्निर्माण के लिए भी समर्पित है। आप हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं। जैसे ही हुआंग फैंग ने एक दूसरे को देखा, उन्होंने सीधे कहा, हुआंग फैंग, मुझे समझ नहीं आया कि आपका क्या मतलब है। जनरल मैनिंग ने अपनी आंखों में एक जटिल भाव के साथ कहा, मुझे पता है आप समझते हैं कि अगर हम छुपकर बात नहीं करेंगे तो 2 दिन तक एक दूसरे को नहीं जान पाएंगे। इसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। हुआंग फैंग दूसरे पक्ष के अर्थ को जाने नहीं देना चाहते थे। सीधे पूछा, हुआंग फैंग, आप बड़ों का आग्रह स्वीकार क्यों नहीं करते। जनरल मैनिंग ने हुआंग फैंग की बातों का जवाब नहीं दिया, बल्कि उनसे एक सवाल पूछा, इन दोनों चीजों के बीच क्या संबंध है। हुआंग फैंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, जब से वो गांव के शहर से वापस आए, वरिष्ठ लोगों और दूसरे राष्ट्रपति ने एक से अधिक बार हुआंग फैंग को सरकारी विभागों में भर्ती करने की कोशिश की। हालांकि उन्हें हुआंग फैंग ने अस्वीकार कर दिया है। एक तो ये कि उसका दिमाग सारा पैसा कमाने पर केंद्रित है, उन्हें सत्ता से कोई मतलब नहीं है। दूसरा ये है कि वो जल्दी या बाद में छोड़ देगा, ये खाली है। इसलिए दूसरे पक्ष के आग्रह को स्वीकार करने का कोई तरीका नहीं है। आप अचानक गायब नहीं हो सकते। उस समय हालात और भी परेशानी भरे होंगे। यदि आप इस समय और स्थान कंपनी में रहते हैं तो आप पर संदेह किया जाएगा और जांच की जाएगी। आपको इसे स्वीकार करना चाहिए। जनरल मैनिंग ने आह भरते हुए कहा, अन्यथा वे निश्चिंत नहीं होंगे। वे निश्चिंत नहीं होंगे, हुआंग फैंग ने खुद से कहा, और फिर उसे कुछ समझ में आया। उन्होंने उच्च उपलब्धि हासिल करने वाले शब्दों के बारे में भी सोचा। पृथ्वी पर चीन के इतिहास में इस तरह की बात असामान्य नहीं है, इसलिए हुआंग फैंग ने थोड़ा सोचने के बाद इसे समझ लिया। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1075 विभिन्न पद। दरअसल अगर आप ऐसा सोचते हैं तो चीजें जटिल लगती हैं। जो लोग खुद को भर्ती करना चाहते हैं, एक है अपने कौशल को महत्व देना, दूसरा है अपने स्वयं के कौशल से डरना। उन लोगों के प्रचार के बाद अब उनकी लोक में उच्च प्रतिष्ठा है। इसके अलावा उनके पास बहुत शक्तिशाली साधन भी है। अब वे जिस आर्थिक ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे लोग खुद से डरेंगे। खासकर जो लोग राजनीति करना पसंद करते हैं, उनके पास इतने सारे विचार नहीं होते हैं। हालांकि वे लोग अनिवार्य रूप से ज्यादा नहीं सोचते हैं। आप जानते हैं, मुझे उन अधिकारों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं कुछ भी असाधारण नहीं करता। मैं बस आराम से पैसा कमाना चाहता हूँ। हुआंग फैंग ने अपना सिर हिलाया और मैनिंग से कहा। जब जनरल मैनिंग ने देखा कि हुआंग फैंग को उसका आशय समझ में आ गया है, तो उन्होंने कहा, आप क्या सोचते हैं, लेकिन अन्य लोग ऐसा नहीं सोचते हैं कि आप ऐसा सोचते हैं। आप जानते हैं, अब आप चाहे किसी भी पहलू में हो, आपके लिए एक संभावित खतरा है। इसके अलावा आपका कौशल बहुत मजबूत है और कई लोग डरते हैं कि किसी भी समय आप उनसे संतुष्ट नहीं होंगे यदि वे कार्रवाई करते हैं। मैनिंग की बातें सुनने के बाद हुआंग फैंग की भौहें और गहरी हो गई। वो अपनी ताकत को पहले उजागर नहीं करना चाहता था और उसे यह विचार भी था। हालांकि अंत में उन्हें उनमें से कुछ को बेनकाब करना पड़ा। हालांकि तथ्यों ने साबित कर दिया कि उनकी पिछली चिंताएं अनुचित नहीं थी। वे लोग सचमुच अपने आप से डरते थे। हुआंग फैंग और जनरल मैनिंग के बीच बातचीत जल्दी समाप्त हो गई। यह मैनिंग ही थे जिन्होंने हुआंग फैंग को याद दिलाया कि दोनों के बीच संबंध अभी भी अच्छे हैं। बेशक वो हुआंग फैंग को भी उपरोक्त आग्रह स्वीकार करने के लिए राजी करना चाहता था। ऐसे में समस्या का समाधान हो जाएगा। हालांकि जब हुआंग फैंग ने जनरल मैनिंग को छोड़ दिया तो उन्होंने प्रस्ताव को फिर से अस्वीकार कर दिया, जिससे दोनों लोग अंततः अलग हो गए, या यहाँ तक कि दोनों के बीच रिश्ते में दरार आ गई। हुआंग फैंग के पास इससे निपटने का कोई रास्ता नहीं है। उनके अलग अलग पद हैं जो देर सबेर घटित होंगे। हालांकि वे जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं वे अभी भी अनसुलझी हैं। हुआंग फैंग के लिए पैसा कमाने का मौका छोड़ना असंभव है। ये पृथ्वी से भी बड़ा है और संसाधनों से समृद्ध है। इसके अलावा इस तरह की शव दुर्घटना अभी हुई है। सब कुछ पुनर्निर्माण हो रहा है और हर जगह व्यापार के अवसर हैं। जब तक यह मूर्ख नहीं है, यह इस समय पैसा कमा सकता है। हुआंग फैंग कैसे हार मान सकता है। लेकिन अब सरकार ने स्पष्ट रूप से उन पर हमला किया है। यदि वो पैसा कमाने पर जोर देता है तो उसे दूसरे पक्ष के विपरीत पक्ष में खड़ा होना होगा। इसके अलावा हुआंग फैंग समझ सकते हैं कि चूंकि दूसरे पक्ष ने पहले ही खुद पर हमला कर दिया है, ये केवल उनकी अपनी अर्थव्यवस्था पर हमला करने की शुरुआत है। बाद में वो अपनी संचित प्रतिष्ठा नष्ट कर देगा। आखिरकार प्रचार एजेंसियों के लिए जब वो दूसरों के हाथों में होता है तो दूसरे पक्ष के लिए उसकी प्रतिष्ठा को नष्ट करना बहुत कठिन नहीं होता है। ये सब हो जाने के बाद संभव है कि दूसरा पक्ष सीधे हमला कर खुद को भी मार डाले। केवल इसी तरह से वे भविष्य की परेशानियों को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। एक दूसरे के विचारों को समझने के बाद हुआंग फैंग स्पष्ट रूप से अपनी मृत्यु का इंतजार नहीं करना चाहते जब तक कि वो इस समय और अंतरिक्ष यात्रा पर वापस जाने के लिए तैयार न हो। हुआंग बिन, जो लोग हाल ही में सरकार और सेना से संपर्क करते हैं, उनके साथ उनके अच्छे संबंध हैं। चाहे किसी भी तरह से उन्हें हमारे पक्ष में खड़े होने दें, समझे।
हुआंग फेंग ने हुआंग बिंग को बताया कि पहले उन्होंने हमेशा विवेक पर ध्यान दिया था, वहीं ऊपर के लोगों से अच्छे रिश्ते के कारण उनका मध्य और निचले स्तर के अधिकारियों और अफसरों से ज्यादा संपर्क नहीं था, लेकिन अब लगता है कि उन्हें ऐसा करना ही होगा। चिंता मत करो युवा मास्टर, मुझे पता है कि यह कैसे करना है, हुआंग बिंग ने कहा। इसके बाद हुआंग फेंग मार्कस के पास आए और बोले, आपके सुरक्षाकर्मी कैसे हैं? मैं चाहता हूं कि वे सिर्फ कंपनी को याद रखें, सिर्फ मुझे, देश को नहीं। क्या वे ऐसा कर सकते हैं? कोई बात नहीं, मार्कस ने वादा किया। जिन लोगों को मैंने भर्ती किया वे लोग थे जो आपकी बहुत पूजा करते थे। उनके दिलों में आपने उन्हें बचाया, देश को नहीं। इसलिए अब वे आपके प्रति वफादार हैं, देश के नहीं। महान, हुआंग फेंग ने संतुष्टि के साथ कहा। आप जानते हैं, कंपनी में हाल ही में कुछ हुआ है। ऊपर वाले लोग हमें स्थानांतरित करना चाहते हैं। हम मरने का इंतजार नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ, कंपनी के वरिष्ठ होने के नाते मार्कस स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि हाल ही में कंपनी के साथ जो हुआ उस पर वो समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हुआंग फेंग क्या निर्णय लेता है। मार्कस हमेशा के लिए हुआंग फेंग का अनुसरण करने का फैसला करता है, जो वो तब करना चाहता है जब वो हुआंग फेंग के साथ राजधानी आता है। बहुत अच्छा, हाल ही में अपनी सुरक्षा करें और सावधान रहें। हुआंग फेंग ने मार्कस से कहा कि वो मार्कस पर विश्वास करता है और अपने साथी की पसंद से बहुत संतुष्ट है। इसलिए हुआंग फेंग नहीं चाहते थे कि मार्कस के साथ कोई दुर्घटना हो। उसका एक एक्शन था। ऊपर वाले लोगों को जल्द ही इसका पता चल जाएगा। वे जल्द ही प्रतिक्रिया देंगे। हुआंग फेंग को भी चिंता थी कि वे दीवार कूद जाएंगे। मैं सावधान रहूंगा, मार्कस ने कहा, और अधिक प्रचार जैसा आपने पहले किया था, समझे? हुआंग फेंग ने कहा कि इससे पहले हुआंग फेंग को बढ़ावा देने वाले सरकार के उन लोगों के अलावा मार्कस ने भी हुआंग फेंग को बढ़ावा दिया था। इसके अलावा अधिक अतिरंजित होने के लिए हुआंग फेंग अपने प्रचार में एक व्यक्ति के बजाय पहले से ही एक भगवान थे। अच्छा ऐसा है, हुआंग फेंग का अनुमान गलत नहीं है। इसके तुरंत बाद उन्होंने मार्कस और हुआंग बिंग को कार्रवाई करने के लिए कहा। उपरोक्त लोगों को हुआंग फेंग की कार्रवाई का पता चल गया। आखिरकार वे हमेशा हुआंग फेंग पर ध्यान दे रहे थे। ये कहा जा सकता है कि एक दिन जब हुआंग फेंग अस्तित्व में होंगे तो उनके दिल बेचैन हो जाएंगे। उन्हें कौन बताएगा कि हुआंग फेंग आम लोगों की क्षमता से बहुत दूर था। मैं कहूंगा कि हुआंग फेंग के कुछ गलत इरादे हैं। देखो, लोमड़ी की पूंछ उजागर हो गई है। फिर भीड़ जमा हुई तो एक बुजुर्ग ने उत्साहित होकर कहा। शुरुआत में यह आदमी भी सबसे सक्रिय लोगों में से एक था जिसने सुझाव दिया कि हुआंग फेंग को जल्दी शुरुआत करनी चाहिए। अब जब उसने हुआंग फेंग की छोटी छोटी हरकतें देखी तो वो बहुत उत्साहित लग रहा था। लंबा, हमें क्या करना चाहिए? एक अन्य बूढ़े व्यक्ति ने दूसरे सेनापति से ध्यानपूर्वक पूछा। दूसरे कमांडर का चेहरा अच्छा नहीं था। वो हुआंग फेंग के बारे में बहुत आशावादी थे और हुआंग फेंग का उनके प्रति अच्छा रवैया था। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अंत में दोनों पक्ष ऐसे हो जाएंगे, और अब स्पष्ट रूप से झिझक का समय नहीं है। आप जानते हैं कि आप हुआंग फेंग और उसकी ताकत को कितनी अच्छी तरह संभाल सकते हैं। दूसरा कमांडर दूसरे बूढ़े आदमी की ओर मुड़ा और बोला। 100%, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने आत्मविश्वास से कहा, इस अवधि में हम जीन सैनिक बना रहे हैं। अब 100 जीन सैनिक हैं। भले ही हुआंग फेंग अधिक शक्तिशाली नहीं है, लेकिन बचने का कोई मौका नहीं है। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1076 शराब में कुछ गड़बड़ है। जीन योद्धा। हुआंग फेंग द्वारा सफेद कोट वापस लेने के बाद सफेद कोट ने न केवल ज़ोबी वायरस को पेश करने में मदद की, दरअसल लोगों की नजरों से ओझल होने के बाद जीन सैनिकों के निर्माण की जिम्मेदारी उन्हीं पर आ गई है। प्रयास की इस अवधि के बाद उन्होंने 100 से अधिक जीन सैनिकों का निर्माण किया है, और यह इन जीन सैनिकों का अस्तित्व है। बस इन उच्च स्तरीय लोगों को और हुआंग फेंग को नीचे गैस का सामना करने दें। अन्यथा ये लोग जो अच्छी तरह से संतुलन बनाने के फायदे और नुकसान को जानते हैं, हुआंग फेंग के खिलाफ लड़ने में कैसे लगे रह सकते हैं जब वे जानते हैं कि हुआंग फेंग इतना मजबूत है। यह उनकी निर्भरता है जिसे हुआंग फेंग नहीं जानते थे। अच्छी बात है, दूसरे कमांडर का चेहरा भी थोड़ा हल्का हो गया। हालांकि वो ऐसा करने को तैयार नहीं था। अब जब वो और हुआंग फेंग इस स्तर पर पहुंच गए हैं तो उनके लिए पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं है। हुआंग फेंग स्पष्ट रूप से अपने पहले किए गए कार्यों से नाराज है और उन्होंने कुछ कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। उसे पहले से तैयार रहना होगा। जनरल मैनिंग, अपने व्यक्तिगत नाम पर कृपया हुआंग फेंग को आने और अतीत के बारे में बात करने, खाने और रात का खाना खाने के लिए कहें। हम अन्य चीजों की व्यवस्था करेंगे। दूसरे कमांडर ने मैनिंग से कहा, जो किनारे पर था। यहाँ ठीक है। जनरल मैनिंग दूसरे कमांडर की मंशा को स्वाभाविक रूप से समझ गए। उनके चेहरे पर थोड़ी हिचकिचाहट थी, लेकिन आखिरकार वो मान गए। दूसरे कमांडर ने सिर हिलाया। वास्तव में हुआंग फेंग का मामला सुलझने के बाद वो मैनिंग को एक दूरस्थ पद पर नियुक्त करेंगे। हुआंग फेंग के कारण दूसरे कमांडर को अब मैनिंग पर भरोसा नहीं रहा। बेशक मैनिंग को अब स्थिति के बारे में लगभग कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि वो हमेशा सोचता है कि वो हमेशा राष्ट्रीय धार्मिकता के पक्ष में है और ऊपर वाले उस पर संदेह नहीं करेंगे। भले ही हुआंग फेंग के साथ उसके व्यक्तिगत संबंध ठीक थे। जब हुआंग फेंग को जनरल मैनिंग से निमंत्रण मिला तो उनके दिमाग में 3 शब्द होंगमेन बैंक्वेट आए। इन 3 शब्दों के बारे में भले ही दुनिया में लोग न जानते हो, लेकिन धरती पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो जानते हैं। ये कहने के लिए कि लोग चालें खेलते हैं, इस समय और स्थान के लोगों की तुलना पृथ्वी पर उन पुराने पूर्ववर्तियों से करना आवश्यक नहीं है। हालांकि वो समझ गया कि दूसरे पक्ष के लिए कोई अच्छा भोज नहीं था। हुआंग फेंग ने निमंत्रण स्वीकार करने का फैसला किया। एक तो ये था कि हुआंग फेंग को अपने कौशल पर भरोसा था। दूसरा ये था कि वो उन लोगों का दुश्मन नहीं बनना चाहता था जो उसी मोर्चे पर थे। अगर घूमने की गुंजाइश होती तो हुआंग फेंग गुलाम बनने को तैयार होता। क्या आप चाहते हैं कि मैं कुछ लोगों को अपने साथ लाऊं? मार्कस ने चलते हुए कहा कि वो हुआंग फेंग और कंपनी की वर्तमान स्थिति को बहुत अच्छी तरह से जानता है, इसलिए निश्चित रूप से वो जानता था कि रात्रिभोज इतना सरल नहीं था। इसलिए भले ही वो जानता था कि हुआंग फेंग बहुत कुशल था, मार्कस चिंतित था। आखिरकार यदि दूसरा पक्ष हुआंग फेंग को शुरू करना चाहता था तो उसने पहले से तैयारी की होगी। इस तरह हुआंग फेंग अभी भी यह बहुत खतरनाक है।
नहीं, मैं अकेला जाऊंगा। आप लोगों को कंपनी की स्थिति पर ध्यान देने के लिए ले जाएं। हुआंग फेंग ने अपना सिर हिलाया और कहा कि भले ही वो खतरे में था, हुआंग फेंग को लगा कि वो अभी भी तुलना करने के लिए अकेला है। ऐसे में अगर वो भागना भी चाहे तो आसान होगा। ठीक है, मैं कंपनी में रहूंगा, ये ठीक है। जब मार्कस ने देखा कि हुआंग फेंग ने इनकार कर दिया है, तो उसने और अधिक जोर नहीं दिया। वास्तव में, निस्संदेह, वो हुआंग फेंग में विश्वास करता था। उन लाशों ने पहले भी कई बार उसे घेरा था, और हर बार वे बहुत खतरनाक थे। हालांकि, हुआंग फेंग हमेशा खतरे से बाहर निकलने में सक्षम था। मार्कस का मानना था कि हुआंग फेंग इस बार भी ऐसा कर सकता